बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं एनबीएफ क्लास 10th मैथ का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले जितने भी 11 चैप्टर्स हैं उनको हम इसी चैनल के ऊपर मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर चुके हैं। एक तरतीब के साथ तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन की प्ले लिस्ट का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लास 9th में भी ले चुके हैं। जैसे हमने वहाँ सीखा कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा क्या होता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम को ड्रा करना सीखा, और कुछ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात की, जिनमें शामिल था मीन, मीडियन, मॉड, और इसी तरह वेटेड मीन। और ग्रुप और अनग्रुप दोनों किस्म के डाटा के लिए इन्हीं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हमने फाइंड करना सीखा, यानी फार्मूले याद किए। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं टूल्स को हमने एक्सटेंड करना है और कुछ नए टूल्स हमने सीखने हैं इस क्लास 10 में। तो जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इवन के जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसको आप एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ेंगे। आजकल का जो दौर है वो क्या है, डाटा का दौर है। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, जो डाटा है वो कलेक्ट कर रही हैं और उस डाटा को इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके, इंफॉर्मेशन लेके यूज़फुल, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है वो डे टू डे जो डिसीजन मेकिंग है वो कर रही हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो एआई मॉडल्स हैं, आपको पता है डाटा के ऊपर ही ट्रेन किए जाते हैं। तो इन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो डाटा को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, और इवन ट्रेनिंग के दौरान यही स्टैटिस्टिक्स के टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कल को कोई बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं या किसी जॉब की तरफ भी जा रहे हैं, तो ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना आता हो। ठीक है। अब ये जो टूल्स हैं ये एआई मॉडल्स पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया आप एआई सीखने की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले वो आपको यही टूल्स सिखाएंगे। ठीक है। तो वही टूल्स हमने इस क्लास में भी सीखने हैं, और आज का जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम एक्सरसाइज 12.1 है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दो चीज़ें सीखेंगे, यानी दो एसएलओज हम सीखेंगे। वो दो एसएलओज कौन से हैं? एक तो हमारे पास आएगा जी के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ओजाइव। ठीक है। इनको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, इनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, ये ओजाइव है, ओगिव नहीं है। बाद स्टूडेंट्स इसे ओगिव पढ़ते हैं, तो इसे आपने ओजाइव पढ़ना है। उसके बाद फिर जब हम ये ड्रा करना सीख लेंगे, ये तीनों चीज़ें, फिर हम देखेंगे कि हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी इसे कहते हैं, या कर्व भी कहते हैं, सॉरी। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। तो इसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व या ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को यूज़ करते हुए हम किस तरह मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स और इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर सकते हैं। मीडियन के बारे में तो आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब ये क्वार्टाइल्स क्या है, डेसाइल्स क्या है, परसेंटाइल्स क्या है, या इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, ये इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे और क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में सीखे थे ना, कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट जिनका इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में, उनको हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट में। उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ ही जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट होंगे, यानी जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिकॉल करना होगा कि क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। देखें, ये मैं एक डाटा लिखता हूँ रैंडमली। फ़र्ज़ किया कि क्लास टेस्ट हुआ है 20 मार्क्स का, उसमें ये समझ लें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं डिफरेंट, रैंडमली मैंने लिखे हैं। तो ऐसे डाटे को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा, कि ये अनग्रुप डाटा के रैंडमली डिस्क्रीट वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं। अब अगर इसी को मैं ग्रुप डाटा बनाऊँ, यानी कि कुछ ग्रुप्स बना लूँ छोटे छोटे, कि फ़र्ज़ किया कि 1 से लेके 5 मार्क्स तक जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 से लेके 5 मार्क्स तक आए हैं वो कितने हैं, वो 6 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यही होता है, तादाद, तअद्दुद इसे उर्दू में कहते हैं। ठीक है। इसी तरह 6 से लेकर 10 तक जिनके मार्क्स आए हैं वो भी 6 स्टूडेंट्स हैं। 11 से लेकर 15 तक जिनके मार्क्स आए हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं। 16 से लेकर 20 तक जो मार्क्स आए हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो मैंने ग्रुप्स बनाया है, जिसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको, ये जो टेबल की फॉर्म में हमने लिखा है, इसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा, ये ऊपर अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप डाटा। अब ये जो ग्रुप डाटा में हमने ग्रुप्स बनाया है या क्लास इंटरवल बनाया है, इनकी कुछ लिमिट्स हैं, यानी एक इसकी सबसे छोटी वैल्यू है और एक बड़ी वैल्यू है। ये जो छोटी वैल्यू है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, कि ये लोअर लिमिट होगी, और ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, कि ये हमारे पास अपर लिमिट होगी। ठीक है। इसी तरह आप देखें तो 6 से लेकर 10 तक
इसमें 6 जो है वो लोअर लिमिट है और 10 क्या है अपर लिमिट है। अब इन लिमिट्स का मतलब ये है कि अगर किसी के 1 मार्क्स भी हैं या किसी के 5 मार्क्स भी हैं तो वो इस ग्रुप या इस इंटरवल में आएगा। ठीक है, इसके अलावा इनके दरमियान जो मार्क्स हैं 2, 3, 4 वो भी इसी इंटरवल में आएंगे। इसका मतलब है ये जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है ये इस इंटरवल में शामिल है, इस ग्रुप में शामिल है। अब आप देखें बाज़ दफ़ा हमारे पास डाटा कुछ ऐसा भी होता है जिसमें कुछ डेसिमल वैल्यूज़ हैं। फ़र्ज़ किया इसी में मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 5.5, यानी एक क्वेश्चन का उसका कुछ हिस्सा ठीक था तो उसको आधा नंबर मिला तो उसके जो मार्क्स आए 5.5। अब ये जो 5.5 है अगर हम फर्स्ट इंटरवल देखें तो 5.55 से बड़ा है तो इसमें नहीं आ रहा, और अगर सेकंड इंटरवल देखें तो ये 5.56 से छोटा है, इसमें भी नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं इनको एडजस्ट करने के लिए ये जो देखें आप 5 और 6 के दरमियान गैप आ रहा है, यानी पिछला जो इंटरवल है उसकी समझ लें लोअर लिमिट और जो नेक्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट में एक गैप आ रहा है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को, डेसिमल वैल्यूज़ को हम कवर करने के लिए फिर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ का, कि क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। क्लास बाउंड्रीज़ में हमने क्या करना होता है कि ये जो गैप है इसको कवर करना होता है। ठीक है, उसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो गैप है यानी कि जितना इनमें गैप है, जैसे 6 में 5 माइनस करें तो कितना गैप आ रहा है 1 का, इसका हमने करना है हाफ, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 0.5, जितना भी गैप आ रहा हो। अब ये जो 0.5 आ रहा है इसको ये जो लोअर लिमिट्स हैं इनमें ऐड करना है और ये जो अपर लिमिट्स हैं सॉरी जो लोअर लिमिट्स है उसमें माइनस करना है। ये जो लोअर लिमिट्स आपको नज़र आ रही है 1, 6, 11, 16 इनमें माइनस करना है और ये जो अपर लिमिट्स हैं इनमें ऐड करना होता है। मसलन 1 में 0.5 में माइनस करूँगा तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी लोअर लिमिट में मैं माइनस करूँगा 0.5 तो 5.5 आ जाएगा। इसी तरह इसकी लोअर लिमिट 11 में मैं 0.5 माइनस करूँगा तो 10.5, इसी तरह नेक्स्ट में आ जाएगा 15.5। तो जो अपर लिमिट है उनमें ऐड करना है, जैसे 5 में 0.5 मैं ऐड करूँगा तो 5.5, इसी तरह ये आ गया 10.5, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 15.5 और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 20.5। तो ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज। अब आप देखें इनमें गैप नहीं रहा, इसका मतलब है 5.5 को अब हम किसी इंटरवल में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर आपके माइंड में कन्फ्यूजन आएगी कि ये जो 5.5 है ये पहले इंटरवल में भी आ रहा है दूसरे में भी आ रहा है, तो इसको कहाँ पे लिखें आप 5.5 को, पहले में शामिल करना है कि दूसरे में। तो आपने याद रखना है कि जब मैंने लिमिट की बात की थी तो मैंने कहा था ये दोनों शामिल होती हैं, लिमिट्स दोनों इंटरवल में शामिल होती हैं। यानी अगर किसी के 1 मार्क हैं वो भी इसी में आएंगे, अगर 5 हैं वो भी इसी में आएंगे। लेकिन जब हम बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो अपर बाउंड्री शामिल नहीं होती। ठीक है, लोअर बाउंड्री शामिल होती हैं, अपर बाउंड्रीज जो हैं वो शामिल नहीं होती। मसलन अगर किसी स्टूडेंट के 5.5 मार्क्स हैं तो वो पहले इंटरवल में नहीं आएगा, वो दूसरे में आएगा। ठीक है, जिसमें 5.5 लोअर लिमिट है, बाउंड्री है बल्कि हम कहें। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, यानी ये हमने रिकॉल करना ज़रूरी था क्योंकि इनका आगे इस्तेमाल होगा। फिर एक क्लास साइज़ का भी आपको पता होना चाहिए, क्लास साइज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए याद रखें अगर तो आपको पता है कि ये लिमिट्स है यानी कोई गैप आ रहा है तो फिर कंसेक्यूटिव 2 लोअर लिमिट्स को आप माइनस करेंगे तो आपको साइज़ मिल जाएगा। मसलन 6 में से हम 1 माइनस करते हैं तो 5, यानी कि जो इंटरवल साइज़ है वो 5 का है। ठीक है, बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं इनको आपस में माइनस कर देते हैं, मसलन 5 में 1 माइनस किया तो 4, तो ये फिर गलत आता है अगर लिमिट्स हों। अगर बाउंड्रीज़ हों तो फिर आप आपस में माइनस कर सकते हैं, यानी कि अगर मैच कर रही हूँ कोई गैप ना आ रहा हो तो फिर आप 5.5 में देखें 0.5 माइनस करेंगे फिर 5 ही आएगा। लेकिन अगर लिमिट्स हो तो फिर आपने कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स को आपस में माइनस करना होता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का इजाफा करना है फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल एंड गिव आंसर्स, और नीचे जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उनके आंसर्स आपने प्रोवाइड करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि जब हम मीडियन फाइंड करते थे ग्रुप डाटा का क्लास 9th में तो उसमें भी हम एक कॉलम का इजाफा करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो वही काम आपने यहाँ पे करना है कि इसी ये जो टेबल आपको गिवन है ये चूँकि हॉरिजॉन्टल है हम इसे वर्टिकली ड्रा कर लेते हैं। वैसे भी उसने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम आपने इजाफा करना है, रो नहीं कहा, क्योंकि अगर इसी तरह लेके चलेंगे तो फिर हमें ये एक्स्ट्रा एक रो ड्रा करनी पड़ती है। बहरहाल हम वर्टिकल कॉल जो है ना वो टेबल बना लेते हैं। इसी टेबल को आपने इसी तरह कॉपी कर लेना है और क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है जिसका नाम हो, जिसकी हेडिंग होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या शॉर्ट फॉर्म में आप C.F भी लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में लिखनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना
इसको इसमें यानी जो भी क्लास है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी में पिछली जो क्लासेस की फ्रिक्वेंसी है वो ऐड करनी होती है। ठीक है, अब देखें पहली जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 3। अब पीछे इसके कोई क्लास नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यानी इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 4। अब इस फ्रिक्वेंसी में आपने जो पिछली क्लास की फ्रिक्वेंसी है ना, ठीक है, यानी कि समझ लें कि यही वो आपने ऐड करनी है, यानी 3 + 4 कितना हो गया 7। वो 7 आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। इसी तरह अब इस क्लास की फ्रिक्वेंसी है 7 में आपने पिछली क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी है ना तमाम की, यानी क्यूमुलेटिव ही समझ लें आप, उसको आपने ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 7 + 7 कितना आ जाएगा 14। इसी तरह नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 9, इसमें आपने पिछली क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी है यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो ऐड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 23। इसके बाद नेक्स्ट है 5 में 23 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28, और फिर 28 में मज़ीद 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 30। तो इस तरह हमने ये जो जितनी भी क्लासेस थी उनके आगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख दी है। अब अगर आपने देखना हो कि हमारी ये जो आंसर है नीचे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 30 वो है सही है कि नहीं, आप ये जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है इसका टोटल कर लें। जैसे 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23 + 5 28 + 2 30। तो ये भी 30 है, यहाँ भी टोटल 30 है, इसका मतलब है ये ठीक है। तो ये हमने एक कॉलम जो है वो ऐड कर दिया। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं उसमें क्या हमें डिमांड की जा रही है। कहता है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द डाटा। किस डाटा में, ये जो डाटा आपको गिवन है टेबल में, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से मुराद है कि टोटल जो फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो आइटम्स की तादाद को बता रही है कि मतलब इस इंटरवल में 3 आइटम्स हैं, इस इंटरवल में 4 हैं, इस इंटरवल में 7 है। तो समझ लें आपने टोटल जो फ्रिक्वेंसी है उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है कि वो कितनी है। तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30। तो आप लिख देंगे इसका पहला आंसर कि टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स है वो 30 है। साथ चाहे मेंशन कर दें कि ये आइटम्स है 30 आइटम्स। उसके बाद इन विच क्लास इंटरवल 8th आइटम ऑफ द डाटा लाइज, कि 8वीं जो आइटम है वो किस क्लास इंटरवल में लाई करती है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर आइटम का इंटरवल फाइंड कर रहे होंगे तो उसके लिए फिर आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला जो कॉलम है उस पर फोकस करना है। मसलन अब पहले इंटरवल में तो पहली 3 आइटम्स आ गई, ठीक है, और जो दूसरा इंटरवल है वहाँ तक कितनी आ गई, पहली 7, यानी 3 पिछली और 4 इसकी, अपनी टोटल कितनी होगी 7। अब 8 जो है वो 7 से बड़ा है, ठीक है, तो वो फिर क्या जाएगा नेक्स्ट इंटरवल में। नेक्स्ट इंटरवल में देखें 14, पहली 14 आ रही है और 8वीं जो है वो इसी में आ रही है। फिर इसका मतलब है पहली 7 इस इंटरवल तक है और 8वीं जो है वो 7 के बाद है, तो इसका मतलब है वो इस इंटरवल में आ रही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को देखते हुए कि आपकी जो आइटम है वो किस इंटरवल में आ रही है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो इंटरवल बन रहा है ना, ये 21 to 30 वाला बन रहा है कि इसमें हमारी 8वीं आइटम आएगी। तो अब लिख देंगे कि 21 to 30। फिर रहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग वर्थ लेस दैन 21, कि 21 से जो कम है, जिनकी वर्थ 21 से कम है, वो कितनी आइटम्स है टोटल, यानी आपने बतानी है। ठीक है, देखें 21 यहाँ पे आ रहा है ना, 21 के वाली आइटम यहाँ पे आ रही हैं 21 से 30 तक। इससे पीछे पीछे कहाँ तक होंगी 20 तक। तो 20 तक आप देख लें 3 + 4 7, यानी कि इस नंबर को आप देखेंगे तो लिहाजा इसके मुताबिक हम लिखेंगे कि 7। ठीक है, 7 आइटम्स है। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स, कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स है। तो ग्रुप कौन सा होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में आप फोकस करेंगे, क्यूमुलेटिव वाले पे नहीं, फ्रिक्वेंसी वाले पे। जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि 9 जो है वो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही वो इंटरवल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा है। तो हम लिख देंगे जी कि 31 to 40। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, कि लास्ट जो क्लास है आपके पास, यानी लास्ट क्लास हमारे पास क्या है ये वाली, इसकी लोअर बाउंड्री क्या है। तो बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट अभी हमने रिकॉल किया था शुरू में इस लेक्चर के आगाज़ में। तो उसमें आपको बताया था कि अगर तो एक क्लास इंटरवल की अपर वैल्यू नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू मैच ना कर रही हूँ तो इनको हम कहते हैं लिमिट्स। ठीक है, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम फिर क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सारी क्लास बाउंड्रीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस गैप को देखें कि गैप कितना आ रहा है। मसलन चलें इसको ही देख लेते हैं हम कि इनका आपस में गैप कितना आ रहा है 1 का।
कि 51 में 50 माइनस करेंगे तो 1, अब 1 का आपने करना है हाफ, ठीक है, वो आ जाएगा 0.5। तो लोअर बाउंड्री के लिए आपने 0.5 माइनस करना है, यानी जो लोअर लिमिट है ना, ये लिमिट है, तो इसको बाउंड्री बनाने के लिए आपने इसमें से 0.5 माइनस करना है, तो वो क्या आ जाएगा 50.5। और अपर बाउंड्री के अपर लिमिट में हमने उसको ऐड करना होता है। बहरहाल हमें सिर्फ यहाँ पे लोअर बाउंड्री चाहिए, तो सारा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, आप 51 में 0.5 माइनस करें और जो आ रहा है आंसर वो आप यहाँ पे लिख देंगे 50.5। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको थोड़ा आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि आपकी बुक पे जो आंसर है वो गलत है और इवन के जो ग्राफ उसने प्रोवाइड किया उसमें भी मिस्टेक है। तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द मैस गेन्ड बाय अ न्यूली बॉर्न बेबी, कि एक नया बेबी जब पैदा हुआ है तो वो जो मैस गेन करता है इस गिवन बिलो, वो इस टेबल में उसने प्रोवाइड किया है। देखें, जब एक बेबी पैदा होता है तो उसका जो नॉर्मली वेट होता है वो 2.5 kg से लेके 4 kg तक होता है, ठीक है। तो नॉर्मल बेबी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पैदा होते ही उसका इतना वेट होता है। अब पैदा होने के बाद मसलन वो कहता है कि 1 मंथ, कि जब वो 1 मंथ का हो चुका है, यानी कि पैदा होने के बाद 1 माह तक जो उसने kg गेन किया है वो 4 है। इस बात का क्या मतलब, फर्ज कि एक बेबी जो है पैदा हुआ है, उसका जो शुरू में वजन था वो 3 kg था। अब 1 माह के बाद 4 किलो उसने मज़ीद इजाफा किया है, तो टोटल कितना हो गया 7 kg। तो इस तरह उसने ये वेट दिया हुआ है। और इसी तरह वो मज़ीद बात कर रहा है, जब वो नेक्स्ट मंथ में की बात करता है, यानी अगले मंथ की 1 से लेके 2 मंथ का जब वो हुआ है, तो उस महीने के दौरान उसने 3 kg गेन किया। फिर 2 से लेके 3 तक, यानी कि तीसरे महीने में उसने फिर मज़ीद 2 kg गेन किया। इसी तरह ये डाटा उसने दिया हुआ है, यानी ये टोटल वेट नहीं है उसका या टोटल मैस नहीं है, बल्कि जो मैस उस मंथ के दौरान उसने गेन किया है उतना मैस सिर्फ उसने बताया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब कहता है ड्रा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन नॉट ओजाइव, कि आपने एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है जो कि ओजाइव ना हो, टू रिप्रेजेंट द डाटा, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले तो हमने समझना है, डिफरेंस समझना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव में क्या फ़र्क है, फिर हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। यानी इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्लास 9th में आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना सीखा था। उसमें हम क्या करते थे, जो एक्स एक्सिस था उसके लॉन्ग मिड पॉइंट्स लेते थे। कोई भी इंटरवल यानी कि ग्रुप डाटा गिवन होता था, हर इंटरवल के मिड पॉइंट्स निकालते थे, वो एक्स एक्सिस पे ड्रा करते थे, और जो हर इंटरवल की मुतलका फ्रिक्वेंसी होती थी वो वाई एक्सिस पे ड्रा करते थे। जब हम हिस्टोग्राम बनाते थे तो हम क्लास बाउंड्रीज ड्रा करते थे एक्स एक्सिस पे, और जब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी होती थी तो मिड पॉइंट्स लेते थे, ठीक है। और फिर क्या करते थे कि उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ऐसे आपस में ज्वाइन करते थे। और आपको पता है जो पॉलीगॉन होती है वो एक क्लोज्ड फिगर होती है। पॉलीगॉन जी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनती है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन क्या है, वो क्या है, ट्राइंगल के स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं और क्लोज होते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, इसी तरह ये चलती जाती हैं। तो फिर इनको क्लोज करने के लिए हम एक एक पॉइंट मज़ीद एक्स्ट्रा लेते थे और इसको यानी एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करते थे, तो इसे हम कहते थे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और इस फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है, एक तो हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अब लेनी है, अब फ्रिक्वेंसी नहीं लेनी। क्या लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और जो एक्स एक्सिस होगा ना हमारा, उस पर मिड पॉइंट नहीं लेने बल्कि अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है, अपर क्लास बाउंड्रीज। यानी हम क्या करेंगे, जो हर इंटरवल होगा उसकी क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे और उसकी जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं उनको एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे। और फिर उसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से आपने ज्वाइन करते जाना है। अब यहाँ भी वही बात आ गई, क्योंकि ये क्लोज फिगर होती है तो जो शुरू में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये एक्स एक्सिस को मिल जाए। और फिर एंड वाला जो पॉइंट होगा ना उसको एक्स एक्सिस से ऐसे सीधा जो है वो मिला देंगे, तो ये हमें एक क्लोज फिगर मिल जाएगी जिसे हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और उजाइव में क्या फ़र्क है, कि उजाइव में ये सिर्फ एक कर्व होगी, स्मूथ कर्व, यानी इस तरह के कॉर्नर नहीं बनेंगे, ठीक है, कॉर्नर्स नहीं बनने चाहिए, बल्कि आपने क्या करना है, पेंसिल को जहाँ इसको ड्रा करना है तो पेंसिल को बिना उठाए एक स्मूथ कर्व ड्रा करनी है, ठीक है। आई होप कि मैं बेहतर तौर पे ड्रा कर सकूँ। इस तरह पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना और एक स्मूथ कर्व आपने इस तरह ड्रा करनी है, इसमें इस तरह के कॉर्नर पॉइंट्स ना हो, यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से आपने स्केल की मदद से इनको ज्वाइन नहीं करना।
और दूसरा ये क्लोज नहीं होती, तो ये आखिरी जो आपने लाइन ड्रा की इसको भी नहीं करना। ठीक है, ये बुनियादी सा फ़र्क है किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में और ओजाइव में। तो ओजाइव क्या होगी, एक स्मूथ कर्व होगी, ठीक है, और जो आपके पास पॉलीगॉन होगी वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया होगा। अच्छा, इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि जब आप 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 35 से, तो दरमियान में आपने एक किंक यानी जिग जैग की एक अलामत यहाँ पे यूज़ करनी है ऐसे, इसे कहते हैं किंक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखें 0-35 के दरमियान काफ़ी वैल्यूज़ का गैप आ रहा है, तो फिर उस गैप को शो करने के लिए कि यहाँ पे मज़ीद कुछ वैल्यूज़ हैं जो कंप्रेस कर दी हमने, यानी यहाँ पे उनको जो है वो छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम इस तरह जिस तरह वो ECG होती है हार्ट की, उसी तरह की इस तरह जिग जैग सी आपने एक किंक बनानी होती है। तो लिहाजा अब हम इसको ड्रा करते हैं, सीखते हैं इंशाल्लाह, तो आपको मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। अगर कोई डाउट हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो आपको टेबल गिवन है इसको इसी तरह हम वर्टिकली लिख लेते हैं, 2 कॉलम्स का आपने इजाफा करना है, क्योंकि हमने बात की है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें एक तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए जो वाई एक्सिस पे हम लेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हमने जो है वो अपर क्लास बाउंड्रीज ड्रा करनी है, तो क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए हमें। तो पहले मैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो मालूम कर लेता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि उस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें पिछली क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो ऐड करनी होती है। अब चूंकि इसके पीछे कोई क्लास नहीं तो ये तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस क्लास की फ्रिक्वेंसी में जो पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ही ऐड करते जाएंगे, तो 3 + 4 7, 7 अब 2 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 9, और 3 में 9 ऐड करेंगे तो 12, और 12 में 2 ऐड करेंगे या 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14, और 1 में 14 ऐड करेंगे तो 15। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम एक बना लिया। आप इसको भी टोटल करके चेक कर सकते हैं कि 15 ही आ रहा है, मतलब 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, इसका मतलब ये ठीक आ गया। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे मे भी आप गलती कर जाएँ, आपकी बुक में भी उसने किया ग्राफ में, कि देखें ये हमें कोई इंटरवल्स नहीं गिवन, ये हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो अब इसकी अपर क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करें, जी इंटरवल्स नहीं है हमारे पास। तो देखें, जब बेबी पैदा हुआ तो 0 मंथ का था, उसका अपना एक वेट था, और 0 से लेके 1 मंथ के एंड तक उसने एक वेट गेन किया 4 kg। तो इसका इंटरवल क्या बन रहा है कि 0 से लेके 1 मंथ तक। ठीक है, आई होप कि आप बात को फॉलो कर रहे होंगे कि जब बेबी पैदा हुआ तो वो कितने मंथ का था, 0 का। ठीक है, उसका एक अपना वेट था। अब जो वेट वो गेन कर रहा है वो 0 से लेके 1 मंथ के दौरान का है 4 kg। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इंटरवल बन गया। इसके बाद अब 1 मंथ से ही आगे 2 मंथ तक उसने मज़ीद वेट गेन किया 3 kg। हम कहाँ से आगाज़ करेंगे, 1 से ही करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो गैप आ जाएगा कि उसने दूसरे महीने की बात है कि पहले महीने के फ़ौरन बाद दूसरा महीना स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1 से लेके 2 तक उसने वेट गेन किया। फिर इसी तरह आप इंटरवल बनाते जाएँ, तीसरा जो मंथ है उसको आप लिख सकते हैं 2 से लेके 3 मंथ तक। ठीक है, 2 से लेके 3 मंथ तक, और फिर जो चौथा मंथ है 3 से लेके 4 तक, फिर जो पाँचवा है 4 से लेके 5 तक, फिर छठा है उसको आप लिख सकते हैं 5 से लेके 6 तक। अब अगर आप देखें तो इनमें गैप नहीं आ रहा, तो जब गैप ना आ रहा हो तो वही आपकी क्लास बाउंड्रीज होती हैं। इसके लिए आपको अलहदा क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने की जरूरत नहीं। आपने ये नहीं करना कि देखें जी कि 1 और 2 के दरमियान गैप कितना आ रहा है 1 का, तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, तो हम इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे 1 में। ठीक है, और 1 में ही 0.5 ऐड कर देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे ये इंटरवल है जी हमारा, ये इंटरवल है। तो ये गलत है, आपकी बुक में भी उसने इसी तरह गलती की है ग्राफ में, तो ये गलत है। अब ये क्यों गलत है इसको मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं ग्राफ इसका ड्रा कर लूँगा। तो आपने इस तरह ये जो है ना वो इंटरवल्स बनाने हैं। अब हमने लेनी है अपर क्लास बाउंड्रीज, तो आप देखें अपर क्लास बाउंड्रीज वही आ रही हैं जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास इंटरवल्स ना दिए हों और डिस्क्रीट डाटा वैल्यूज़ दी हों, तो वही आपकी समझ लें अपर क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, उन्हीं को आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। अब इसको प्लॉट करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने हमेशा ग्राफ पेपर यूज़ करना है। जो आपका पेपर जब आप दे रहे होंगे, मतलब फाइनल पेपर भी दे रहे हैं या क्लास टेस्ट भी दे रहे हैं, तो आप ग्राफ पेपर यूज़ करें। उसकी वजह कि इसमें से आप आगे भी जाके देखेंगे क्वेश्चन में हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो डिडक्ट करनी होती है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ग्राफ में से। जो आम ग्राफ हैं वो तो हमने सिंपली ड्रा कर देने होते हैं,
उस ग्राफ में से मज़ीद कुछ वैल्यूज़ हमने नहीं निकालनी होती, ग्राफ को नहीं यूज़ करना होता बाद में, तो वो तो रैंडमली आप सिंपल पेज पे भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसमें से बाद में हमने इसी को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अगर आंसर सही लाने हैं तो आप कोशिश करें ग्राफ पेपर यूज़ करें। अब ये जो मैंने ग्राफ का स्केच लिया है, ये सेम टू सेम आपकी जो ई शीट है, जो बोर्ड वाले आपको देते हैं, उसके एंड पे 2 पेज दिए होते हैं उन ग्राफ के लिए, तो वहाँ से लिया। आम जो बाज़ार से ग्राफ पेपर मिलता है, उसमें कुछ मेजर ग्रिड लाइंस होती हैं, फिर 10 जो है वो स्क्वायर बॉक्स होते हैं, फिर अगली मेजर ग्रिड लाइंस होती हैं, ठीक है? तो वो आप आम टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप यूँ भी कर सकते हैं कि ई शीट की PDF डाउनलोड करें और इसी ग्राफ पेपर का प्रिंट निकाल लें, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। तो ये मैंने ग्राफ पेपर का स्केच लिया वहाँ से, ताकि आपकी उसी के मुताबिक प्रैक्टिस करवा सकूँ। देखें लिखा हुआ ग्राफ पेपर मुतलका सवाल का सीरियल नंबर ज़रूर दर्ज करें, यानी कि जो सवाल जिस सवाल को आप स्पेस दी हुई है उन्होंने पीछे पेजेस पे, जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उसका ग्राफ यहाँ पे आके, क्योंकि ये एंड पे दिए होते हैं उन्होंने, यहाँ आके बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने फिर उसका सीरियल नंबर भी दर्ज करना होता है। अब आपने करना क्या है कि स्केल की मदद से एक एक्स एक्सिस ड्रा करना है, ठीक है, और इसी तरह स्केल की मदद से एक वाई एक्सिस ड्रा करना है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेनी है, अपर क्लास बाउंड्रीज, नीचे चाहे आप लिखते हैं कि हम यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हमने लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिखते हैं। अब देखें आपने जो इंटरवल साइज है, अपर क्लास बाउंड्रीज क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनको आपने यहाँ पे मार्क करना है। तो अगर तो आप एक स्क्वायर बॉक्स को छोड़ के मार्क करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे फंस गया, यहाँ 1 करता हूँ और साथ ही अगर मैं 2 लिख दूंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। आपने उस हिसाब से इसके जो है ना वो स्क्वायर बॉक्स से छोड़ के जो है वो लिखना है, ठीक है। मतलब मैं 1 यहाँ पे लिखता हूँ, मैं 5 का इंटरवल साइज देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने ये 1 लिखा, ठीक है। अब 5 का ही आगे रखना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि ये 2 है, फिर 1 2 3 4 5, इसी तरह 5 का करते करते आपने ये सारे जो है ना वो नंबर्स लिख लिए 6 तक, ठीक है। ये आपकी अपर क्लास बाउंड्रीज मार्क होगी। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने देख लेना कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 15 तक। तो 15 तक अगर मैं 1 करके जाऊँगा तो हो सकता है मेरा पेज ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो फिर आपने इंटरवल साइज़ बढ़ा लेना, मसलन ये 5 का ही चलिए हम रख लेते हैं कि मैं 1 2 3 4 5 बॉक्स से छोड़ के, और यहाँ पे जब मैं निशान लगाता हूँ यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है 5। इसी तरह मज़ीद 1 2 3 4 5 छोड़ के मैं जो निशान लगाऊंगा वहाँ मैं 2 नहीं लिखूंगा बल्कि 10 लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह 15 20 तक चलें, एक एक्स्ट्रा बना लिया, इस तरह आप लिख लें। तो ये आपने जो है ना इस तरह मार्किंग करनी है। अब जो भी आपने मार्किंग की है उसकी स्केल आपने ऊपर मेंशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये टेबल लिया है, आपने कोशिश करनी है इस तरफ राइट कोने पे, एक कोने पे जो है वो स्केल लिखनी है कि स्केल मैंने किस तरह लिया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो 5 बॉक्सेज है ना मेरे, वो 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखें ये जो एज इन मंथ है, ये असल में जो अपर क्लास बाउंड्रीज है ये एज इन मंथ है, तो 5 बॉक्सेस 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो वाई एक्सिस है उसके अलावा देखें तो आपके पास 5 बॉक्सेस 5 समझ लें कि किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम है ना, क्योंकि ये किलोग्राम में हमने लिया है, तो 5 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हर बॉक्स जो है वो 1 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 5 बॉक्सेस अगर 5 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हर बॉक्स 1 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिख देंगे वाई एक्सिस में 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 kg लिख दें आप, ठीक है, या 5 बॉक्सेस इज इक्वल टू लिख दें 5 kg, ठीक है। तो इस तरह आपने ये स्केल एक मेंशन कर देनी ऊपर। अब देखें आपने जब भी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व बनानी है, ठीक है, जिसे ओजाइव कहते हैं, तो आपने हमेशा उसको एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपका पहला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। अब कहाँ पे होना चाहिए वो आपने देखना, जो पहला आपका इंटरवल होगा ना उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जो पहला इंटरवल है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 0। तो 0 पे आपका जो वेट है, जब वो 0 मंथ का था उसने कोई वेट गेन नहीं किया, वो उसका पहले वाला शुरू वाला वेट था, उसने गेन कोई नहीं था कि गेन का मतलब इजाफा होना। इसका मतलब है यहाँ पे आप पहला पॉइंट जो इसको 0 मार्क कर देंगे और यहाँ पे आप पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ इस तरह की किंक वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला पॉइंट आपने प्लॉट किया 0 0। उसके बाद 1 पे कितना वेट है, कितनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, 4, तो ये 1 है, तो 1 2 3 4,
ठीक है। यहाँ पे आपने इसका पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया। मैं थोड़े पॉइंट ज़रा बड़े लगा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए, आपने ज़्यादा बड़े नहीं लगाने। उसके बाद सेकंड मंथ में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो कितनी 7, तो ये 2 है और यहाँ तक 5 है। 5 से 2 यूनिट आप ऊपर चले गए 6 7, तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट को जो है वो प्लॉट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मंथ है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 9, तो ये 3 है। तो 3 के बिल्कुल सामने आपने 10 से 1 यूनिट नीचे रहना है। यहाँ पे 10 आ रहा है, उससे 1 यूनिट आप नीचे रहेंगे, तो यहाँ पे आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर इसी तरह 4 मंथ में 12 है, तो 4 10 से आप 2 यूनिट्स ऊपर चले जाएंगे 11 12, यानी यहाँ पे आप पॉइंट प्लॉट करेंगे। उसके बाद फिर 5 वाला, ठीक है, इसी तरह 6 वाला, इस तरह आपने ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेने। अब चूंकि उसने कहा था पॉलीगॉन, ठीक है, अगर तो हमें वो ओजाइव कहता है या कर्व कहता है तो हम इस तरह फ्री हैंड से, ठीक है, बिना पेंसिल उठाए एक स्मूथ कर्व ड्रा करते। लेकिन चूंकि उसने कहा कि पॉलीगॉन, इनको हमने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से स्केल लेके आपने इस तरह ज्वाइन कर देना स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। इसी तरह फिर इसको इसके साथ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देना। फिर इसी तरह इसको इससे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आपने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते जाना है इनको। ठीक है। चूँकि पॉलीगॉन क्लोज फिगर होती है, यहाँ पे तो क्लोज हो चुकी है, यहाँ पे नहीं हुई, तो हमने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जो है वो इस तरह ड्रा कर देनी, तो ये अब क्लोज हो गई है। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है। अब उसने आगे सवाल पूछा है, अब आपने इसी को यूज़ करना है इस ग्राफ को, कि बताएं जी कि 4.5 मंथ के बाद उसका वेट कितना होगा, यानी उसने कितना मैस गेन कर लिया होगा। ठीक है, टोटल कितना मैस गेन कर लिया होगा। तो आपने देखना है एक्स एक्सिस पे कि यहाँ पे 4 है मंथ और यहाँ पे 5 है, तो इसके बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में आपने इस तरह स्केल रखना है, बिल्कुल दरमियान में, और एक डॉटेड लाइन ड्रा करनी है इस पॉलीगॉन तक। ठीक है, और स्केल को हटा देना। अब आपने देखना है यहाँ पे हमारा पॉइंट बना है यहाँ पे, तो इसको आपने इस तरह हॉरिजेंटल, यानी कि जिस तरह आप स्केल रख के चले लगाएंगे, इस तरह हॉरिजेंटली आपने इसको मिलाना है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, और फिर इस वाई एक्सिस पे वैल्यू नोट करनी है कि क्या आ रही है। देखें जी, यहाँ पे 10 है, एक यूनिट ऊपर गया 11 12 और 13, इसका मतलब है यहाँ पे जो उसका वज़न बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, 13 kg बन रहा है। आपकी बुक पे जो आंसर है वो 12 kg है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो आंसर क्यों गलत। पहली तो उसने गलती ये की है कि उसने यहाँ पे 0 लिया 0.5 पे। ठीक है, यानी उसका मतलब कहने का ये है कि आधा मंथ गुजरने के बावजूद भी उसने कोई वेट गेन नहीं किया। एक तो जब वो पैदा हुआ उसका एक अपना वेट था, उसने कोई वेट गेन नहीं किया। ठीक है, 0 पे तो हम समझ सकते हैं कि उसने अभी पैदा हुआ है, उसने अभी कोई वेट गेन नहीं किया, लेकिन आधा मंथ गुजरने के बाद भी उसका 0 वेट है। ये इलॉजिकल बात लग रही है कि 15 दिन के बाद उसने 15 दिन के बाद कोई वेट गेन नहीं किया और फिर अगले 15 दिन में उसने अचानक से 4 किलो वेट का गेन कर लिया। इसलिए ये यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, ये यहाँ पे ही आएगा 0 के ऊपर। ठीक है, 0 0 बिल्कुल ओरिजिन पे ही आएगा। उसके बाद आप देखें 4 मंथ में उसका वेट, अगर आप टेबल पे गौर करें तो कितना है, 12 kg उसने गेन कर लिया 4 मंथ में, टोटल वेट 12 kg गेन कर लिया। तो अगर 4.5 में भी उसने 12 भी रखा है, यानी आधा मंथ मज़ीद गुजर गया, तो अभी भी उसका 12 यानी कि 12 भी है। अगर आपकी बुक के आंसर के मुताबिक चलें, जो उसने कहा हुआ है कि 12 kg, के 4.5 मंथ के बाद भी 12 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है 15 दिन में उसने कुछ ना कुछ वेट गेन किया है। ठीक है, जैसे आप देखें कि 5 मंथ के बाद उसका 14 हो गया, यानी पूरे चौथे और 5वें महीने के दौरान उसने 2 kg वेट गेन किया। तो हम कह सकते हैं कि पहले 15 दिन में 1 kg गेन किया और अगले 15 दिन में 1 kg गेन किया। और हमारा ग्राफ भी हमें यही बता रहा है कि देखें 12 के बाद क्या है 13, तो इस लिहाज से आपका जो करेक्ट आंसर है वो 13 होगा। तो ये मैंने आपको इतना ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आपकी बुक पे आंसर गलत है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स बाद में कमेंट कर देते हैं जी कि आप के आंसर्स बुक के मुताबिक मैच नहीं कर रहे। लेकिन हम पिछले चैप्टर में देखते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से कि बुक के एंड पे काफ़ी आंसर्स गलत हो, और बाज़ ये भी कह देते हैं जी कि आप एहतियात से काम करें, आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे माज़रत के साथ। तो अगर तो आपको प्रोसीजर में गलती कोई नज़र आती है तो उसको ज़रूर मेंशन किया करें, वो अच्छी बात है। उसे मुझे भी अंदाज़ा हो जाता कि मैंने गलती की है और दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता। लेकिन अगर आंसर मैच नहीं हो रहा और प्रोसीजर ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी बुक पे आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये सोल्यूशन था जी इसका। इसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द एजेस ऑफ रिफ्यूजीज इन गजा कैंप वर रिकॉर्डेड एज बिलो। गजा जो कि पैलेस्टाइन का शहर है, आजकल वैसे हर एक शख्स उससे वाकिफ़ है,
क्योंकि न्यूज़ में वीडियोज़ में आप लोग देखते ही हैं कि वहाँ पे जो भी जुल्म सितम हो रहा है, जो भी जेनोसाइड हो रहा है उसके अबाउट। तो उन्हीं की बात कर रहा है कि गज़ा कैंप में जो रेफ्यूजीज़ यानी जो महाजर हैं, वो जिस लिहाज से आए हैं उनकी जो एजेस हैं वो एक टेबल में जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट कॉलम पे देखें तो कहता है 20 टू 24 ईयर्स के जो रेफ्यूजीज़ थे वो 5 थे। इसी तरह 25 टू 29 ईयर्स के जो रेफ्यूजीज़ थे वो 16 थे। इसी तरह उसने ये डाटा आपको प्रोवाइड किया है। अब कहता है ड्रा एन ओजाइव नॉट पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा, कि आपने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओजाइव ड्रा करना है जो कि पॉलीगॉन ना हो। पिछले क्वेश्चन में हमने पॉलीगॉन यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसे कहते हैं और ओजाइव में फ़र्क सीखा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है कि हम लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, जबकि ओजाइव में हम एक स्मूथ कर्व ड्रा करते हैं। तो इनको इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने यहाँ पे ओजाइव जो है वो ड्रा करना है। फिर नीचे 3 पार्ट्स हैं इसके, कहता है फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल, 7th डिसाइल और 60th परसेंटाइल। तो यहाँ पे पहले तो आपने स्टूडेंट्स एक बात नोट करनी है कि ये जो हम ओजाइव ड्रा करेंगे हमने इसी ओजाइव को यूज़ करते हुए ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। वैसे तो इनके अलहदा से फार्मूला भी हैं, जैसे आप मीन मीडियन मॉड के फार्मूला पढ़ते थे ग्रुप डाटा के लिए, तो इनके भी फार्मूले हैं, लेकिन हमने ओजाइव को यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है, वरना ओजाइव ड्रा करने का मकसद कोई नहीं है। और हमारा जो SLO है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो वो भी यही बात कर रहा है कि स्टूडेंट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व, जिसे हम ओजाइव का नाम दे रहे हैं। तो पेपर में भी आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने फार्मूले यूज़ नहीं करने, बल्कि बाकायदा तौर पे जो ओजाइव ड्रा करेंगे उसको इंटरप्रेट करना है, उसमें से आपने ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ओजाइव को ड्रा कर लेते हैं क्योंकि ये काम हम सीख चुके हैं। उसके बाद फिर हम पहले कॉन्सेप्ट लेंगे कि क्वार्टाइल्स क्या है, डिसाइल क्या है और परसेंटाइल क्या है, और फिर इंशाल्लाह उसी ओजाइव को यूज़ करते हुए इनको निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब आपने अगर ओजाइव को ड्रा करना है तो हमने पढ़ा है पीछे कि उसके लिए हमने जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या लेने होते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, चाहे पॉलीगॉन है, क्यूमुलेटिव पॉलीगॉन है, ये जो भी है हमने अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी होती हैं। और जो वाई एक्सिस होता है हमारा उस पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी होती है। तो इसका मतलब है हमें ये दो चीज़ें पहले निकालनी पड़ेंगी, क्लास बाउंड्रीज भी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी। तो आप टेबल को इस तरह वर्टिकली ड्रा कर लीजिएगा, उसमें 2 कॉलम्स का इजाफा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ चाहिए अपर क्लास बाउंड्रीज, लोअर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक तो तरीका यह है कि आप दोनों ही निकाल लें, लेकिन उसकी हमें लोअर की चूँकि ज़रूरत नहीं है तो हम अपर ही सिर्फ निकाल लेंगे। और देखें क्लास बाउंड्रीज तभी आपने निकालनी है जब आप देखें कि पिछली क्लास की जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में गैप आ रहा हो, यानी ये मैच ना कर रही हो। अगर ये ऑलरेडी मैच कर रही हैं तो फिर आपको ये क्लास बाउंड्रीज भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वही फिर क्लास बाउंड्रीज होती हैं। अब इनमें गैप कितना आ रहा है, 1 का, तो 1 का करना है आपने हाफ, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब ये जो 0.5 आपके पास आया अपर क्लास बाउंड्रीज के लिए, आपने इसको अपर जो लिमिट्स हैं, ये जो अपर लिमिट्स आपको नज़र आ रही हैं सारी, इनमें इसको ऐड कर देना, ठीक है। अगर आप पूरी क्लास बाउंड्रीज लोअर भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत है तो मैं उसी के मुताबिक लेके चाह रहा हूँ कि इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.5। इसी तरह 29 में 0.5 ऐड करें तो 29.5, सेम इसी तरह 34.5, 39.5, फिर 44.5 और फिर 49.5। तो ये हमने अपर क्लास बाउंड्रीज निकाली जो हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए। वाई एक्सिस के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए आपने पहली जो फ्रिक्वेंसी है उसको एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं जो हम इसमें ऐड कर सकें, तो मैंने 5 एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखने के लिए जो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको इस क्लास की फ्रिक्वेंसी में आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 + 16 कितना आ जाएगा आपके पास, 21। इसी तरह इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 33। सेम इसी तरह मज़ीद आप 10 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 43। फिर आप 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51। इसी तरह आप 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 55 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम भी बना लिया और अपर क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड कर ली। अगर आपने देखना चाहते हैं कि हमारी ये जो आंसर है यानी ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ठीक आई है, तो आप इन सब का टोटल कर लें तो आप देखेंगे यही आंसर आपके पास आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूँ कि अगर आपके टीचर्स डिमांड करते हैं जी आप क्लास बाउंड्रीज भी निकालें, तो आप निकाल सकते हैं, पूरी क्लास बाउंड्रीज निकाल सकते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉलम आप ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे
और फिर एक कॉलम आप अपर क्लास बाउंड्रीज़ का अलहदा बनाएंगे, यानी टोटल 5 कॉलम्स भी आप बना सकते हैं। और क्लास बाउंड्रीज़ आई होप कि आपको निकालना आता है, उसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, अगर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो आप कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम ओजाइब ड्रा करते हैं तो हमने हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना होता है, यानी 0 से स्टार्ट करना होता है, इस तरह। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपकी पहली क्लास है ना, उसकी लोअर बाउंड्री, ठीक है, उसको भी प्लॉट करना है यहाँ पे। एक तो हम ये अपर क्लास बाउंड्रीज प्लॉट करेंगे ना, मसलन यहाँ पे 24.5 आ गया, तो उससे पहले इसकी जो लोअर बाउंड्री है ना, उसको भी प्लॉट करना होता है, ताकि हम जो है वो 0 से स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड्री है वो क्या होगी, 19.5। ठीक है, तो 19.5 से लेके यानी 0.5 आपने लोअर जो लिमिट्स हैं उनमें माइनस करना होता है, अपर में ऐड करना होता है और लोअर में माइनस करना होता है। तो 24.5, तो इसमें ये भी हमें चाहिए होगी, बाकी लोअर लिमिट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जब आपने टेबल बना लिया तो अब आपने कोशिश करनी है कि इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की। ग्राफ पेपर पे क्यों प्लॉट करना है, क्योंकि हमने इसमें से इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जितना आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे उतनी ही आपकी इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट आएगी। और ये ग्राफ पेपर जो मैंने लिया है, ये आपका जो ई शीट है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसमें ई शीट के एंड पे 2 ग्राफ पेपर दिए होते हैं, उसी का मैंने स्केच यहाँ पे लिया। तो आप समझ लीजिए इस वक्त एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपने स्केल की मदद से हॉरिजॉन्टल, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक मतलब लाइन ड्रा कर देनी, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और किसी भी वर्टिकल लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा कर देनी, जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखें इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, तो आपको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह कोशिश करें कि पेज के एंड पे जाके ये आप प्लॉट करें ये दोनों, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो वैल्यूज़ लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हमने इसको नाम दिया है क्या, क्लास बाउंड्रीज़ का। यहाँ पे हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज़, और कौन सी, अपर्स। तो मैं लिख देता हूँ, साथ आप मेंशन कर दीजिएगा कि ये अपर क्लास बाउंड्रीज़ हम ले रहे हैं। और इधर हमने क्या लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चाहे शॉर्ट फॉर्म में CF ही लिख दें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखें क्लास बाउंड्रीज़ को प्लॉट करना है, तो मैंने जैसे बताया कि जो पहली क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री से आपने स्टार्ट करना है, जो कि है 19.5। तो 19.5 आप पहला कहीं पे भी सूटेबल लोकेशन पे आप पहला पॉइंट प्लॉट कर मतलब मार्क कर लें, ठीक है, मार्क कर लें कि 19.5 है। अब देखें यहाँ पे 0 है, हम चूँकि 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, 19.5 और 0 के दरमियान भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो आपने यहाँ पे एक छोटी सी इस तरह किंक बना देनी, इसे कहते हैं किंक, जिग जैग सा बना देने। इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद थी वो हमने कंप्रेस कर दी। ठीक है, अब आपने देखना है कि मैं किस इंटरवल पे रख के अगले पॉइंट प्लॉट करूँ, ये जो यानी कि अपर क्लास बाउंड्रीज है। तो उसके लिए सूटेबल इंटरवल आपने चूज़ करना है। जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं ना मज़ीद, तो उस हिसाब से अगर हम 10 का ये जो यानी कि जो बॉक्स है 10 बॉक्स छोड़ के लगाएंगे तो काफ़ी आगे तक चला जाएगा, हो सकता है पेज खत्म हो जाए। तो सूटेबल लेना, और 1 का भी नहीं लगाना कि वो बहुत छोटा हो जाए, बहुत कंजस्टेड हो जाए। ठीक है, तो सूटेबल मेरे लिहाज से यहाँ पे 5 ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 बॉक्स से छोड़ के यहाँ पे मैं ये एक मार्क लगाता हूँ और इसको भी मार्क कर देना 24.5। ठीक है, तो ये सूटेबल रहेगा मेरे लिहाज से, इस ग्राफ पेपर पे यही रहेगा। इसी लिहाज से आपने मज़ीद अब 5 के इंटरवल पे, ठीक है, ये जो जितनी भी ये जो आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं इनको मार्क कर लेना, इंटरवल सेम लेना है, चेंज नहीं करना। अब वाई एक्सिस पे हमने ये क्या प्लॉट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 55। ठीक है, तो अब अगर हम 5 का लेते हैं तो कम अज़ कम हमें 11 मार्क कर लगाने पड़ेंगे 5 के वक्फे पे, तो हो सकता है आपका पेज खत्म हो जाए। वैसे ये जो मैंने शीट ली है ये हाफ शीट है, हाफ शीट आपके पास जो होगी ना एक्चुअल रियल में, वो हाफ इससे नीचे भी है। तो आप जब नीचे से स्टार्ट करेंगे हो सकता है आपके 11 पूरे आ जाए, लेकिन मैंने चूँकि हाफ लिया है तो उस लिहाज से मैं इसमें 10 का रख लेता हूँ। ठीक है, मतलब इन जो बॉक्सेस छोड़ रहा हूँ वो 5 ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ 5 मार्क करने की बजाय मैंने 10 मार्क कर दी। इसी तरह मज़ीद 20 30 40 50 और 60 तक चलेंगे, इसमें 55 कवर हो जाएगा। कि क्या किया कि बॉक्सेस देखें मैंने 5 ही छोड़ा, लेकिन जो इंटरवल साइज़ है ना वो मैंने ज़रा बड़ा रख लिया। अब ये जो भी आपने स्केल यहाँ पे लिए, स्केल को यहाँ पे एक कोने पे आपने वैसे तो प्लॉट करना है, लेकिन यहाँ पे देखें मैंने टेबल लिया हुआ है तो मैं ज़रा इधर करके प्लॉट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो स्केल आपने ज़रूर मेंशन करनी है ऊपर। ठीक है, इसका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। हो सकता है कि जो रूब्रिक्स वो भेजें बोर्ड वाले उसमें मेंशन किया हो कि जो स्केल बच्चा बनाता है उसका एक अलहदा नंबर, और अगर आप नहीं बना के आते तो फिर ज़ाहिर है फिर नंबर कट जाएगा। अब देखें इसमें इंटरवल साइज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। इंटरवल साइज़ लेने का तरीका आपको बताया
कि दो कंसेक्टिव क्लासेस की जो लोअर बाउंड्री लोअर लिमिट्स होती हैं उनको माइनस कर दें। ठीक है, जैसे 25 में 20 माइनस करें तो 5। इसका मतलब है ये 5 का इंटरवल साइज आ रहा था हमारा, सारा जितना भी है 5 का फ़र्क आ रहा है, और हमने बॉक्सेस भी 5 भी छोड़े हैं। तो एक बॉक्स जो है फिर 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल हैं ये असल में ईयर्स हैं। ठीक है, कि किस किस एज के जो है वो लोग आए हैं। तो उस लिहाज से हमने साथ लिख दिया कि 1 बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ईयर को। बस यहाँ पे 19.5 है, तो एक बॉक्स आगे गए 21.5, फिर एक गए 21.5, यानी 1 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जो वाई एक्सिस पे है वो ज़रा हमने इंटरवल साइज बढ़ा रखा है, तो एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट करे, 2, 4, 6, 8, 10, तो 2 का 4 है। तो हम लिख देंगे वाई एक्सिस पे कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 रिफ्यूजीज़। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्यूजीज़ को, नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़ को। तो उस लिहाज से हमने यहाँ पे स्केल मेंशन कर दी। इतना काम करने के बाद अब आपने पॉइंट्स प्लाट करने हैं। जैसा कि मैंने बताया 19.5 पे आप 0 प्लाट करेंगे, यानी जो पहली क्लास है ना उसकी जो लोअर बाउंड्री हमने ली थी वो इसीलिए ली थी कि वहाँ पे हमने 0 प्लाट करना है, हमने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, चाहे वो जाइब है चाहे आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 प्लाट करते हैं। तो ये मैंने 0 प्लाट कर दिया। उसके बाद अब 24.5 इसके सामने जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 5। तो ये 24.5 है, तो 5 पे आपने जाना है। तो देखें 2 का वाई एक्सिस पे कितना गैप आ रहा है, 2 का। तो एक यूनिट आप ऊपर जाएंगे तो 2, 2 जाएंगे तो 4, और 3 जाएंगे तो 6, यानी 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे आपने पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, बिल्कुल दरमियान। जितना आप एहतियात से जो ग्राफ बनाएंगे उतना ही आपके पास जो इन्फॉर्मेशन बाद में आप निकालेंगे इससे वो ठीक आएगी। और मैं पॉइंट्स थोड़े बड़े इसलिए बना रहा हूँ कि आपको नज़र आए। ठीक है, आपने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। अब 29.5 के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 21। तो देखें 20 तक तो हम चले गए। ये देखें ये 21 यहाँ आ रहा है और 29 के बिल्कुल सामने जहाँ। अब 21, 20 से ऊपर एक यूनिट जाते हैं तो 22 हो जाता है, क्योंकि 2 का गैप आ रहा है। तो लिहाजा 20 और 21 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे आपने पॉइंट प्लाट कर देने। इसी तरह आई होप कि आपको समझ आ चुकी है कि हर जो क्लास बाउंड्री उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है ना उनको आपने प्लाट करते जाना है इस तरह। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस का ये फ़ायदा होगा कि आपके जो पॉइंट्स है वो ठीक प्लाट होंगे। अब जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी होती है तो हमने स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स इनको ड्रा करना है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी पेंसिल को स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है और बिना पेंसिल उठाए एक स्मूथ कर्व इन पॉइंट्स में से गुजार देनी। लेड पेंसिल का आप इस्तेमाल कर लें कि अगर एक दफ़ा गलत हो गया तो आप उसको रेज करके दोबारा जो है वो ड्रा कर सकें। ठीक है, तो कोशिश करनी है जितनी स्मूथ कर्व हो, ठीक है, उसमें इस तरह के यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस तरह के वो ना बने, उतना बेहतर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उजाई। अगर तो ये पॉलीगॉन होती तो हम इस एंड पॉइंट को इसके साथ मिलाते, लेकिन चूंकि ये उजाई है तो इसको आपने मिलाना नहीं है। ये पहला काम आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो इसमें से क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकालना है। तो उसके लिए पहले हम उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है और डिसाइल, फिर हम इंशाल्लाह इस ग्राफ पे वापस आते हैं। स्टूडेंट्स क्लास 9th में हमने मीडियन फाइंड करना सीखा था। जैसे फ़र्ज़ किया मैं एक रैंडम सा डाटा लेता हूँ, ऑन ग्रुप डाटा, कि ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने एक ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें अगर बोला जाए जी कि इसका मीडियन फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये क्या है, इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी 10 वैल्यूज़ हैं। तो आधी हम इस तरफ से छोड़ते हैं और आधी इस तरफ से। जब इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हों तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ रह जाती हैं। फिर उन दोनों को जमा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे यानी उसका हाफ करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। जैसे ये 5.5 आ गया। ठीक है, अगर आड होती तो दरमियान में एक ही वैल्यू बचनी थी, वही हमारा मीडियन होना था। अब मीडियन असल में करता क्या है कि ये जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि 50% जो वैल्यूज़ हैं वो इस मीडियन से लेस हैं और 50% जो डाटा हमारे पास है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो इससे अबव है। जैसे देखें ये 5.5 है तो पहली 5 वैल्यू इससे कम है और अगली 5 वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो ये हम इस तरह मीडियन का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे कि ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये बिल्कुल मीडियन में वैल्यू आती है। इसी तरह जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। क्वार्टाइल क्या करता है कि डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। क्यू से मुराद है क्वार्टाइल, एक को Q1 कहते हैं, एक को Q2 कहते हैं, एक को Q3। तो 3 क्वार्टाइल 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं डाटा को। देखें जब आप फ़र्ज़ किया आपके पास एक स्टिक है, आपने उसके 2 इक्वल पार्ट करने होंगे तो आप दरमियान में एक कट लगाते हैं।
जैसे ये मीडियन है। और अगर आपको बोला जाए जी कि इसके 4 इक्वल पार्ट करें तो आप कितने काट लगाएंगे? यकीनन आप 3 काट लगाएंगे, एक मसलन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये क्या करता है, 3 काट लगाने से ये 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास डाटा होगा तो एक उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, पहले आपने उसको एक ऑर्डर में लिखना है, एक होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो पहला जो क्वार्टाइल है जिसे Q1 कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल। और जो दूसरा क्वार्टाइल है उसे हम कहते हैं Q2। ठीक है, ये बेसिकली मीडियन ही होता है, क्योंकि जो दरमियान वाला क्वार्टाइल होता है वो डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा होता है, जिसे आप मीडियन ही समझें। और जो तीसरा क्वार्टाइल है उसे हम Q3 कहते हैं, तो इसे हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो ये 3 क्वार्टाइल्स होते हैं हम जो डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर पेपर में आपको सिर्फ इतना बोल दे जी कि Q1 फाइंड करें, Q2 या Q3, तो आपने समझ जाना कि ये क्वार्टाइल्स की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह जब हम डिसाइल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 10, कि 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना किसी भी डाटा को। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये जो क्वार्टाइल्स है ना, इनका मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है कि 25% जो वैल्यूज़ हैं या जो डाटा इससे कम है, और बाकी कितना, बाकी जो 75% है वो इससे अबव है। ठीक है, 75% इससे अबव है। इसी तरह जो Q2 है वो तो आ जाएगा 50-50, वही मीडियन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगी। और जो Q3 है उसकी जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि Q3 से 75% अब कम है डाटा और 25% इससे अबव है डाटा। ठीक है, 25% इससे अबव है। इसी तरह जो डिसाइल है वो 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। ठीक है, 10% का आ जाएगा हर जो पार्ट है। और इसको हम इस तरह डोनेट करते हैं, अगर आप कहते हैं जी कि फर्स्ट डिसाइल, तो D1, डी से हम डोनेट करेंगे, इसी तरह सेकंड डिसाइल D2, इसी तरह थर्ड डिसाइल D3, और इसी तरह ये चलते जाते हैं D9 तक। टोटल कितने डिसाइल होंगे? 9। ठीक है, तो पेपर में अगर आपसे डिसाइल ना भी बोले तो बोले D1, D2 या D3 फाइंड करें, तो आपने समझ जाना ये डिसाइल की बात हो रही है। इसी तरह जब हम करते हैं परसेंटाइल्स की बात, तो परसेंट का मतलब होता है 100, तो ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 99 परसेंटाइल होंगे। इसको P से दार करते हैं, P1 फर्स्ट परसेंटाइल, P2 सेकंड परसेंटाइल, इसी तरह ये P99 तक जाते हैं कि 99 जो परसेंटाइल है वो क्या है। तो इस तरह अगर पेपर में आपको नाम की बजाय वो इस तरह की सिंबल्स भी यूज़ करें, अलामतें भी यूज़ करें, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि जहाँ पे हमने जो ओजाइव ड्रा किया है या जो भी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है वो ग्रुप डाटा के लिए करनी है, अनग्रुप डाटा के लिए हमने नहीं करनी। और अगर अनग्रुप डाटा दिया भी हो तो हमने उसको ग्रुप बना के फिर आगे प्रोसीड करना होता है। तो इस लिहाज से जब ग्रुप डाटा की हम बात करते हैं तो हमारा जो मीडियन होता है, यानी जो मिडल वैल्यू होती है, वो n/2 पोजीशन पे होती है। कि आपको एक ग्रुप डाटा दिया गया हो तो बोला जाए कि आपका मीडियन कहाँ पे होगा, तो वो n/2 पोजीशन पे होगा। टूथ पोजीशन है, ये पोजीशन है उसकी, ये एक्चुअल में मीडियन नहीं है, यानी ये सिर्फ उसकी पोजीशन बताएगा मीडियन की। ठीक है, n से मुराद है जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है, जिसे आप टोटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, सिग्मा एफ कह सकते हैं। क्योंकि ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो टोटल फ्रीक्वेंसी को आपने 2 से जब डिवाइड किया तो उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। और जब क्वार्टाइल की बात करते हैं तो इसका मतलब है 4 हिस्सों में तकसीम करना। तो क्वार्टाइल क्या करेगा, क्वार्टाइल की जो पोजीशन होगी हमारे पास, अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें तो वो होगी n/4 पोजीशन। ठीक है, n/4 पोजीशन। मीडियन के लिए हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमने हाफ करना होता है डाटा, मीडियन हाफ करता है, और जो क्वार्टाइल है 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो हमने 4 से डिवाइड किया। और अगर सेकंड क्वार्टाइल की वो बात करता है तो सेकंड क्वार्टाइल का मतलब होगा कि n को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी चाहे तो आप n को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, तो सेकंड का मतलब 2n/4 पोजीशन। देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल, तो ये फिर वही n/2 पोजीशन यानी मीडियन ही आ जाता है। इसलिए बोला कि सेकंड क्वार्टाइल बेसिकली आपका मीडियन ही है। और जब थर्ड क्वार्टाइल की बात की जाएगी तो उसका मतलब होगा 3 को आपने n से मल्टीप्लाई करना है और 4 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि क्वार्टाइल में 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमारा जो होगा वो थर्ड क्वार्टाइल होगा। ठीक है, इसी तरह जब हम डिसाइल की बात करेंगे तो डिसाइल में क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट डिसाइल की बात करते हैं तो डिसाइल का मतलब है 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो आपने n को 1 से ज़रब दी क्योंकि फर्स्ट डिसाइल है, और 10 से डिवाइड करना है। अब क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करना है, डिसाइल में 10 से डिवाइड करना है। तो इस पोजीशन पे जो आपका वैल्यू होगी या जो डाटा होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट डिसाइल होगा। इसी तरह सेकंड की अगर वो बात करेगा तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसी तरह 2n/10 डिवाइड 10 से ही करना है।
और ये आपके पास सेकंड डिसाइल होगा। जब आप फिफ्थ पे जाएंगे तो फिफ्थ में देखेंगे जो फिफ्थ डिसाइल होता है बेसिकली वो मीडियन ही होता है, क्योंकि जब आप 5 को n से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि n/2 वही मीडियन वाला ही फार्मूला आ जाता है। इसी तरह परसेंटाइल में आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट परसेंटाइल की हम बात करें तो उसमें आपने डिवाइड करना है 100 से आप, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब होता है 100, तो अब 100 से डिवाइड करेंगे अगर फर्स्ट परसेंटाइल है 1n और इस पोजीशन पे जो आपके पास वैल्यू होगी ना वो आपका फर्स्ट परसेंटाइल होगा। ठीक है, या आपने याद रखना है ये पोजीशन बताएगा, एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल आंसर नहीं बताएगा। तो इस तरह हम जब ग्रुप डाटा हमें गिवन होगा तो हम पहले लोकेशन मालूम करेंगे। मसलन आपसे पूछता है जी फर्स्ट डिसाइल फाइंड करें, तो आप इन फार्मूलों को यूज़ करके उसकी लोकेशन को मालूम करेंगे और फिर ग्राफ को यूज़ करते हुए उस लोकेशन की मदद से एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये कैसे हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हमने वही जो पॉलीगॉन जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पॉलीगॉन छोड़ के आए थे पीछे, वहाँ ही चलते हैं। तो वहाँ पे हम 1 बाय 1 इनको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। अब देखें तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो हमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है। क्वार्टाइल यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल की बात है तो आप समझ जाएं कि आपने n/4 पोजीशन पे जो आपकी वैल्यू होगी ना वो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। ठीक है, चाहे 1 को n से मल्टीप्लाई करें या ना करें, n नहीं आना है तो उसके कोई इशू नहीं, 1 लिखें या ना लिखें। अब n से मुराद है जो आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो सम है फ्रिक्वेंसी का, या आप समझ लें कि जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड पे आई है आपके पास, तो वो टेबल में हमारे पास आई थी 55। तो आपने क्या करना है, 55 को 4 से डिवाइड करना है। ये सारी आप का वर्किंग कर रहे हैं लोकेशन मालूम करने के लिए। ठीक है, आप 55 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, चले कैलकुलेटर पे करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 55 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 13.75, तकरीबन 14 ही समझ लें। ठीक है, 13.75 या 14 ही आप समझ लें, क्योंकि ये बेसिकली क्या होगा कि आपके पास होंगे नंबर ऑफ़ रिफ्यूजीज़, और नंबर ऑफ़ रिफ्यूजीज़ डेसिमल में नहीं होते तो आप 14 ही कंसीडर कर लें इसको। तो वैसे भी इसमें थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन करनी होती है, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आते, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो समझ लें कि आपके पास 14th पोजीशन पे जो डाटा होगा ना वहाँ पे आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। अब ये जो 14th पोजीशन है ना, ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में देखनी है, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को 4 से डिवाइड किया है। तो आपने ये जो वाई एक्सिस है ना, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का आपके पास कॉलम है, यहाँ पे फोकस करना है। तो देखना 14 हमारा कहाँ पे आता है, तो देखें ये 10 है और 2 का हमने वक्फा रखा है 12, और यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास ये 14 आ रहा है यहाँ पे तकरीबन। और अगर 13.75 भी लिखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बहरहाल वो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, स्केल रखना है इस तरह हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है, और स्केल रख के आपने एक डॉटेड लाइन लगानी है इस कर्व तक जहाँ तक आपकी कर्व है। इस तरह आपने एक डॉटेड लाइन लगाई। अब इस स्केल को यहाँ से रिमूव किया और ये आपका पॉइंट है, इसको चाहे तो आप हाईलाइट कर लें कि यहाँ पे आके ये इसको यानी कि कट कर दिए, ये जो हमने डॉटेड लाइन लगाई। अब आपने इस पोजीशन से नीचे एक्स एक्सिस पे वैल्यू ढूंढनी है। उसके लिए आपने वर्टिकली आप स्केल इसके साथ रखना है। ठीक है, कोशिश करनी है स्केल के साथ लाइन लगाने की ताकि एग्जैक्टली मैच हो, और यहाँ से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है इस तरह नीचे की तरफ, कहाँ तक है, एक्स एक्सिस तक। और यहाँ पे फिर स्केल को हटा के आपने वो वैल्यू नोट करनी है कि वो वैल्यू क्या आ रही है। ये जो वैल्यू यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ रही है ना आपकी, यही असल में आपका आंसर है कि ये है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, आपने इन ग्रीड लाइंस को देखना है। यहाँ पे 24.5 है, तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 ऐड किया यानी 8 ने जब आगे किया तो 25.5, फिर 1 ऐड किया तो 26.5, फिर 1 ऐड किया तो ये 27.5। तो आपका जो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 27.5। ठीक है, ये आपका आंसर है। आपकी बुक पे गालबन आंसर 28 या कुछ दिया है, वो गलत है। तो इसको मैंने फार्मूला लगा के भी कैलकुलेट किया तो यही आंसर आता है। इस डाटा को यूज़ करके बिना ग्राफ के फार्मूला लगा के भी कैलकुलेट किया तो यही आंसर आता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी बुक पे बाज़ आंसर गलत है, तो आगे भी आप देखेंगे तो आपने उससे परेशान नहीं होना, आपका प्रोसीजर ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है 7th डिसाइल। तो 7th डिसाइल का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना, और 7 का मतलब है आपने n को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। तो इस पोजीशन पे जो आपका होगा डाटा
वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7th डिसाइल को। तो वही काम के 7 एन की जगह आप लिखेंगे टोटल जो फ्रिक्वेंसी है 55, डिवाइड करेंगे 10 से, तो देखेंगे हमारे पास कौन सी पोजीशन आती है। इसको भी हम कैलकुलेटर पे ही करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर में ऑन करता हूँ। पहले 7 को 55 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे करना है अब आपने, 10 से। तो 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ये आ जाएगा जी 38.5। ठीक है, 38.5। अब आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला जो कॉलम है, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर आपने फोकस करना है। तो वाई एक्सिस पे 38.5, यहाँ देखें 30 है, तो 2 का चूँकि हमने डिफरेंस रखा हुआ है, तो 32, फिर एक यूनिट और ऊपर गए 34, फिर एक यूनिट हम और ऊपर गए तो कितना हो गया 36, और एक यूनिट और ऊपर गए तो कितना हो गया 38। तो 38 से समझ लें थोड़ा सा ऊपर आप करके ड्रा कर लें। ठीक है, ऊपर वैसे थोड़ा सा जाएंगे क्योंकि ये गैप बिल्कुल थोड़ा सा कम है, तो 39 आ जाए। तो बेहतर है कि 38 पे ही आप थोड़ा सा रख के इसको एडजस्ट कर लें। तो इस तरह आपने स्केल रखना है। ठीक है, और इस तरह एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है जो आपके पास जाएगी किसको जाके मीट करेगी, कर्व तक। अब इस स्केल को आपने हटाना है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अब आपने नीचे की तरफ आना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस तरह वर्टिकली स्केल आप एक रख लेंगे और इस तरह नीचे की तरफ आना है और देखना कहाँ पे जाके ये एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। जहाँ पे जाके ये एक्स एक्सिस को मीट कर रही है ना, वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यानी कि वो हमारा 7th डिसाइल होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 34.5 है, 1 यूनिट आगे गए 35.5, फिर 1 आगे गए 36.5, फिर 1 आगे गए 37.5। तो हमारे पास ये जो डिसाइल आया 7th डिसाइल, ये आया है जी 37.5। मेरे ख्याल में ये आंसर आपकी बुक के मुताबिक ही है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद अब हमने देखना है 60th परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब है 100 से डिवाइड करना। तो n को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, और इस पोजीशन में जो आपका डाटा होगा ना, वहाँ पे आपका क्या होगा, 60th परसेंटाइल। अब वही बात कि n की जगह आप 55 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अब हम करते हैं जी इसको मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे ही करके देख लेते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 55 और इसको फिर डिवाइड कर देना आपने 100 से, तो आ जाएगा जी हमारे पास 33। ठीक है, 33 वाला पॉइंट वैसे भी हमने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब आप टेबल देखेंगे पीछे जाके वीडियो को पीछे करके, तो वहाँ 33 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही थी एक हमारे पास कॉलम में। तो लिहाजा आपने क्या करना है, अब इसी वाई एक्सिस पे आपने देखना है। तो ये 30 है, और 2 यूनिट आगे गए तो 32, और 2 मज़ीद गए तो 34 पे चलेगी। इसका मतलब 32 और 34 के बिल्कुल दरमियान में हमारा जो है ना वो 33 होगा। तो आपने स्केल को इसके बराबर रखना है, बिल्कुल इसके दरमियान में, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है कर्व तक। अब इसको यहाँ से हटाया, अब ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया, देखें ये पॉइंट हमने वही ड्रा किया हुआ है। अब इससे बिल्कुल नीचे आपने आना है। ठीक है, स्केल की मदद से कोशिश कीजिए बिल्कुल सही लाइन ड्रा करें और एक्स एक्सिस तक जाना है, और एक्स एक्सिस पे आपने देखना है क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये 34.5 यानी 60th परसेंटाइल हमारे पास आ गया, कितना, 34.5। इस तरह आंसर निकालिए। तो ये ग्राफ को आपने यूज़ करना है, पेपर में भी क्वेश्चन आए तो इसी तरह ग्राफ के ऊपर आपने ये लाइंस वगैरह बनानी है और उसके ऊपर आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आंसर चाहे जहाँ पे स्पेस है क्वेश्चन की वहाँ लिख लें, लेकिन ये जो ग्राफ है कोशिश कीजिए ग्राफ पेपर पे बनाए, ताकि आपके पास ये जो आंसर है ना वो ठीक ठीक आए। अगर आप फार्मूलों की मदद से करेंगे तो हो सकता है जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर दे, क्योंकि हमारा जो है सेल और उसके मुताबिक हमने ग्राफ को यूज़ करना है। अगर ग्राफ को यूज़ नहीं करना तो फिर ग्राफ बनाने का मकसद ही फौत हो गया, ख़त्म हो गया, फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं ग्राफ बनाने का। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, स्कोर्स ऑफ हिफ्ज़ कुरान टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हिफ्ज़ कुरान का जो टेस्ट हुआ है उसमें जो स्कोर्स आए हैं स्टूडेंट्स के, उनको इस टेबल में जो है ग्रुप कर दिया गया है। मसलन 41 से लेके 50 की रेंज में जिनके नंबर आए हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं, फिर 51 से लेके 60 के रेंज में जो नंबर आए हैं वो 17 है। इसी तरह डिफरेंट जो है वो नंबरिंग की हुई है उन्होंने। कहता है ड्रा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, के पहले तो आपने एक टेबल बनाना है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व जिसे ओजाइव हम कहते हैं, एंड टेल, और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हमने देने हैं। तो पहले तो हम वही टेबल बनाएंगे, क्योंकि ओजाइव बनाने के लिए भी अगर वो ये ना भी कहे
कि फ्रिक्वेंसी टेबल बनाए तो ओजाइव बनाने के लिए हमें वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ओजाइव ड्रा करने के लिए जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी होती है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी होती है। तो पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और अपर क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। तो इसी टेबल में आप 2 कॉलम्स का इजाफा करेंगे, एक अपर क्लास बाउंड्रीज के लिए और एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए। अपर क्लास बाउंड्रीज कब लेनी है? जब आपको पता चल रहा हो कि ये जो है ना ये गैप आ रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी वो डाटा दिया होता है कि जिसमें ये गैप नहीं आ रहा होता, कि पिछली क्लास की जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में गैप बाज़ दफ़ा नहीं भी आ रहा होता। तो फिर आपको अलहदा से अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, फिर यही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ये जो अपर क्लास बाउंड्रीज होंगी इनको आप उसी तरह जो ग्राफ पेपर है उस पर ड्रा कर लेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो उसके लिए पहला तो आप देखें 3 एज इट इज़ आएगा। पहले चले क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो क्लास बाउंड्रीज का तरीकाकार क्या है कि जितना गैप आ रहा है उसका करना है हाफ। जैसे 1 का गैप आ रहा है उसका हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा। तो अपर क्लास जितनी भी लिमिट्स हैं उनमें आपने 0.5 ऐड करते जाना है। मतलब 50 में 0.5 ऐड किया 50.5, इसी तरह 60.5, फिर इसमें 0.5 ऐड किया, इसी तरह 80 में 0.5 ऐड किया, 90 में किया और 100 पे। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है अपर। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए पहले तो 3 एज इट इज़ लिखेंगे। अगला आपने क्या करना है कि इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले आई है वो अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी में हमने ऐड कर देनी, तो 20 आ जाएगा। फिर मज़ीद 20 ऐड करेंगे तो 40, फिर मज़ीद 40 में 30 ऐड करेंगे तो 70, फिर 70 में 18 ऐड करेंगे तो 88, फिर 88 में 2 मज़ीद ऐड करेंगे तो 90। तो ये हमारा टेबल जो है वो बन गया, ये पहला काम हो गया। अब इसको हमने ग्राफ करना है ग्राफ पेपर पे, जैसा मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ। कोशिश करें कि ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें। तो इसको ग्राफ करने के लिए आपने एक हॉरिजॉन्टल उसी तरह लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होंगी? हमारी क्लास बाउंड्रीज अपर, और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे क्या होगी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जो हमने ओजाइव ड्रा करना होता है उसको आगाज़ करना होता है 0 से, ठीक है। तो 0 लेने के लिए यानी एक्स एक्सिस से हमने स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपने ये जो पहली क्लास होगी ना आपकी पहली क्लास, जैसे यहाँ पे ये पहली क्लास है हमारे पास, ठीक है, इसकी लोअर बाउंड्री जो है वो प्लॉट करनी है पहले। जैसे 41 है, लोअर बाउंड्री के लिए हमने क्या करना है? इसमें 0.5 माइनस करना है। तो 40.5 आपने पहले रैंडमली कहीं पे भी सूटेबल लोकेशन में आपने प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं जिनमें कितना आ रहा है? 10-10 का वक्फा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी देखें 51 में 41 माइनस करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव क्लास लिमिट्स को आपस में माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो 10-10 का आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइंस है, ये जो बॉक्स है, 10-10 छोड़ के जाऊँगा तो बहुत आगे तक चला जाऊँगा। तो मैं 5-5 का ही रखता हूँ। बस 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 छोड़ के, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आगे 50.5। इसमें अब क्या हुआ कि एक बॉक्स 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यानी कि 2 समझ लें कि मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आगे भी आपने वही प्रोसीजर अपनाना है, ठीक है। 5-5 बॉक्स से छोड़ के ये नंबरिंग कर ली। अब इसके अलावा हमने देखना फ्रिक्वेंसी हमारी देखें 90 तक जा रही है। तो अगर हम 5-5 का रखेंगे तो बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो लिहाजा हम 10-10 का रख लेते हैं उसी तरह कि मसलन मैंने वही 5 बॉक्स छोड़े, लेकिन यहाँ पे मार्क क्या कर दिया 10, कि एक जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी तरह फिर मज़ीद हमने लिख दिया 5 बॉक्सेस के बाद। इसी तरह बाकी भी आपने 100 तक चले गए 90 से, क्योंकि 90 तक तो हमें जाना ही जाना है, और उससे 1 यूनिट आप ऊपर मज़ीद चले गए। अब पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 के ऊपर, जो लोअर क्लास बाउंड्री पे पहले क्लास इंटरवल की ड्रा की है ना वो यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आपने स्केल भी देनी होती है, ठीक है, जो भी स्केल यहाँ पे रखी है वो भी देनी है। कि यहाँ पे हमारा एक बॉक्स अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मार्क्स को, क्योंकि 2-2 का आ रहा है, ठीक है। तो 2 स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई एक्सिस पे भी एक बॉक्स जो है वो 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बॉयज़ को। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, लेकिन आप देखें कि जो हम 0 से जब स्टार्ट नहीं कर रहे, तो मैंने बताया कि यहाँ पे आपने एक किंक बनानी होती है। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ कुछ डाटा कंप्रेस हो चुका है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट किया। अब देखें 50.5 के सामने क्या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 3, तो 50.5 ये है हमारे पास। और इससे आपने जाना है, क्योंकि 2-2 का हमने रखा है, एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 और 2 यानी 2 जाएंगे आप बॉक्स ऊपर तो 4 पे चले जाएंगे। तो 2 यानी पहला जो लाइन है, पहला जो बॉक्स है और जो दूसरा बॉक्स है उसके दरमियान आपने पॉइंट प्लॉट करना है, इसके बिल्कुल सामने। इसी तरह अगर आप देखें तो 60.5 के सामने है 20, तो ये 60.5 है, और ये देखें तो यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट प्लॉट कर दें, यानी 20 के बिल्कुल सामने।
इसी तरह 70.5 में आप देखें तो 40, तो ये 70 है, तो देखें तो यहाँ 40 के बिल्कुल सामने यहाँ आपने पॉइंट प्लाट कर दिया। इसी तरह आपने बाकी पॉइंट्स जो है ना वो चेक करके इस तरह प्लाट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि उसने कर्व की बात की है उजाइव की, तो उसी तरह आपने स्मूथ कर्व यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं ड्रा करने बल्कि स्मूथ कर्व जो है वो इस तरह ड्रा कर देना। तो ये हमारा उजाइव जो है वो बन चुका है। अब इसके क्वेश्चंस को हमने देखना है कि क्वेश्चंस हमने किस तरह जो है वो फाइंड करने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उसने पूछे हुए हैं, तो उनको हमने अब यहाँ पे मालूम करना है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी बॉयज़ अपीयर्ड इन द टेस्ट, कि टोटल कितने बॉयज़ हैं जो टेस्ट में अपीयर हुए हैं। तो वो तो हमें टोटल फ्रिक्वेंसी से ही पता चल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी यही बता रही है कितने बॉयज़ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट में अपीयर हुए हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को आप देख रहे हैं तो ये 90 है। तो पहले का आंसर तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं बिना ग्राफ यूज़ किए टेबल की मदद से कि ये 90 है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि व्हाट इज़ द मीडियन स्कोर, मीडियन स्कोर क्या होगा। तो मीडियन आपको मैंने बताया है, वैसे भी 9th में भी आपने पढ़ा है कि मीडियन फाइंड करने के लिए आपने n को 2 से डिवाइड करना है और इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा, ठीक है, n/2 पोजीशन पे। तो n से मुराद है टोटल फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास 90 है। तो 90 को आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 45, यानी 45th पोजीशन जो है ना वहाँ पे हमारा मीडियन होगा। तो इसको आपने तलाश करना है 45th पोजीशन को y एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 30 या 40 हो गया, और 40 से क्योंकि दो का मतलब एक जो बॉक्स है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बॉक्स ऊपर जाएंगे तो 42, 2 जाएंगे तो 44 और 3 जाएंगे तो 46, यानी 46 और 44 के दरमियान में यहाँ पे आपने स्केल को रखना है इस तरह हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे आपने एक डॉटेड लाइन जो है ना वो ड्रा करनी है जो आपकी कर्व तक जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। अब स्केल को हटा दिया, अब इस पॉइंट को आपने वर्टिकली नीचे लेके आना है, ठीक है, और इसके लिए भी आपने स्केल को ही यूज़ करना है। वर्टिकली जब आप नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे ये आ रहा है, ये 70.5 था तो 2, क्योंकि एक जो बॉक्स है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 72.5, यानी यहाँ पे हमारा जो है वो मीडियन होगा यहाँ पे। और हम कह सकते हैं हमारा जो मीडियन है, अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो ये 72.5 है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। जिस तरह हम वो क्वार्टाइल फाइंड कर रहे थे उसी तरह हमने ये मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद कहता है कि हाउ मैनी बॉयज़ स्कोर्ड अंडर मीडियन, कि कितने बॉयज़ हैं जिन्होंने मीडियन से कम स्कोर किया। तो मीडियन बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया मीडियन क्या करता है, डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 50% डाटा मीडियन के लेफ्ट साइड पे होता है और 50% जो डाटा है हमारे पास वो मीडियन की राइट साइड पे होता है। तो 50% टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 90, तो उसका 50% क्या होगा 45, यानी 45 स्टूडेंट्स वो हैं जो मीडियन से कम है, तो 45 ही मीडियन से ज़्यादा है। इसका मतलब 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मीडियन से कम स्कोर किया। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे 45। उसके बाद कहता है हाउ मैनी बॉयज़ फेल इन द फर्स्ट डिसाइल, कि कितने बॉयज़ हैं जो फर्स्ट डिसाइल में फेल करते हैं यानी उसके अंदर आते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिसाइल में आते हैं। तो फर्स्ट डिसाइल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 1 को n से मल्टीप्लाई करके अब 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, या n/10 ही आप लिख लें, 1 से मल्टीप्लाई क्या करना है। तो इस पोजीशन पे जो आपका होगा ना डाटा वो आपके फर्स्ट डिसाइल को रिप्रेजेंट करेगा। तो n से मुराद टोटल 90 को देखें जब आप 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा, 0 से कैंसिल 9, यानी 9th पोजीशन पे आपका फर्स्ट डिसाइल है। अब यहाँ पे वो स्कोर नहीं पूछ रहा, वो बॉयज़ की बात कर रहे हैं, और बॉयज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 9 स्टूडेंट्स हैं ना, 9 स्टूडेंट्स वो फर्स्ट डिसाइल से नीचे नीचे। अगर वो स्कोर पूछता तो हम क्या करते कि 9th जो पोजीशन है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक डॉटेड लाइन ड्रा करते और यहाँ से फिर वर्टिकली नीचे आते देखते कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू बन रही है। तो वो हमारा क्या होता है फर्स्ट डिसाइल। उसने यहाँ फर्स्ट डिसाइल नहीं पूछा, स्कोर नहीं पूछा, बल्कि पूछा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं जो फर्स्ट डिसाइल के अंडर आते हैं। तो वो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा कि ये 9 है, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी बॉयज़ फेल इन 30th परसेंटाइल, कि 30th जो परसेंटाइल है उसमें कितने जो है वो बॉयज़ आते हैं। तो 30th परसेंटाइल का मतलब 100, कि आपने n को 30 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। अब देखें जब आप 90 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 900, 20 से करें तो 1800, 30 से करें तो 2700, 2700 को आपने डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 27, यानी 27th पोजीशन जो है ना वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है
30th परसेंटाइल को। यहाँ भी वो बॉयज़ की बात कर रहे हैं, अगर तो वो कहता है 30th परसेंटाइल निकालें तो फिर हम 27th पोजीशन देखते हैं इस वाई एक्सिस पे और वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते और फिर वहाँ से वर्टिकल लाइन कर्व से ड्रा करते, देखते क्या आंसर आ रहा है, वो हमारा फाइनल आंसर होता। लेकिन यहाँ चूँकि बॉयज़ की बात कर रहे हैं कि कितने बॉयज़ हैं जो 30th परसेंटाइल से नीचे हैं, तो वो हैं जी पहले 27। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है इफ एक्सीलेंस अवार्ड इज़ टू बी गिवन टू बॉयज़ फॉलिंग इन 100th परसेंटाइल, कि अगर एक्सीलेंस अवार्ड देना हो हमने बॉयज़ को जो 100th परसेंटाइल में लाई करते हैं, हाउ मैनी बॉयज़ गॉट एक्सीलेंस अवार्ड, तो कितने बॉयज़ हैं जो एक्सीलेंस अवार्ड हासिल कर पाएंगे। 100th परसेंटाइल हमारे पास ये फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है, जहाँ पे ये 100 पोजीशन पे यानी 100 आ रहा है, 100 मार्क्स जो ले रहे हैं। लेकिन अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में आप देखें तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट क्लास इंटरवल में आ रहे हैं 91 to 100, ठीक है। अब हमें नहीं पता इन 2 स्टूडेंट्स में किसके पूरे 100 हैं और किसके 100 से कम है, लेकिन है इसी रेंज में, ठीक है। हो सकता है दोनों के पूरे 100 हों क्योंकि 100 इस इंटरवल में शामिल है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स 100th परसेंटाइल में आएंगे ना, वो ये 2 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट नहीं होगा आपकी बुक में, उसने एक आंसर दिया, एक नहीं होगा बल्कि ये 2 है। अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी 1 होती तो हम 1 लिखते, ठीक है। तो ये दोनों ही ऐसे हो सकते हैं जिनके पूरे 100 मार्क्स हों, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इंटरवल को देख के डिसाइड करना है, तो इसका आंसर होगा 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द मैसेज मेजर टू द नियरेस्ट केजी ऑफ 50 कब्स आर शोन बिलो, के 50 हमारे पास कब्स है। कब्स कहते हैं जो कार्निवोर मैमल्स हैं उनके बच्चों को, जैसे शेर है, इसी तरह रीछ है, ठीक है, भेड़िया वगैरह, तो उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं कब्स। तो ये 50 हमारे पास उनके बच्चे हैं। उनके मैथ्स केजी के लिहाज से जब मेजर किया गया तो उनको एक टेबल की फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें कहता है 60 से लेके 64 केजी तक के जो बच्चे हैं वो 2 हैं, फिर 65 से लेके 69 तक के जो हैं वो 6 हैं। इसी तरह ये डाटा उसने प्रोवाइड किया। तो 4 पार्ट्स हैं इसमें भी। कहता है फर्स्ट पार्ट में कंस्ट्रक्ट अ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, कि पहले तो आपने टेबल बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर सेकंड में कहता है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब यहाँ पे पॉलीगॉन की बात कर रहा है। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने ओजाइव को ड्रा किया था, अब किसको ड्रा करना है, पॉलीगॉन को। एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ कब्स अबव 77 kg, कि कितने कब्स हैं जिनका वजन जो है वो 77 kg से अबव है। इसी तरह फिर थर्ड पार्ट में वो कहता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व, यानी ओजाइव जहाँ पे हमने बनाना है। तो पॉलीगॉन भी ड्रा करना है और ओजाइव भी सेम डाटा है, और इसमें भी वही हमने मालूम करना है कि 77 kg से कितने कब्स अबव है। फिर इन दोनों जो रिजल्ट हैं उनको कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो अब हम ये जो हम पॉलीगॉन ड्रा करते हैं या ओजाइव ड्रा करते हैं, ये जस्ट एक डिफरेंट वे ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो तकरीबन इंफॉर्मेशन सेम ही आती है, कोई हाँ एज सच फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट्स में सम पॉइंट्स में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये समझ लें कि एक डिफरेंट वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब इसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो तकरीबन सेम ही आएगी। पॉलीगॉन ड्रा करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि उसमें हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ड्रा करते हैं, और जो कर्व होती है उसमें बल्कि ज़्यादा चांस होता है कि हमारे पास डाटा इनकरेक्ट आए, क्योंकि जब हम फ्री हैंड से कर्व ड्रा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कर्व हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रा हो। कहीं ना कहीं पेंसिल आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकती है कि कहीं पे आपने थोड़ी सी कर्व ज़्यादा दे दी उसको, कहीं पे थोड़ा स्ट्रेट रख दिया। तो इसलिए ये जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के 2 वेज हैं, बाकी ऐसा इनमें आंसर में फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, पहले उसी तरह दोनों को ड्रा करना है। तो दोनों को ड्रा करने के लिए हमें अपर क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। तो हमने 2 एक्स्ट्रा कॉलम बना लेने, एक अपर क्लास बाउंड्रीज का और एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। और अपर क्लास बाउंड्री का कॉलम भी कब बनाना है, जब आपको ये गैप नज़र आ रहा हो कि पिछली क्लास की जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में जो है वो गैप आ रहा हो। तो वही काम करेंगे हम कि 64 और 65 का डिफरेंस लेंगे, 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब अपर क्लास जो लिमिट्स हैं जितनी उनमें 0.5 ऐड करते जाना है। तो हम लिखते हैं जी 64.5, फिर ये 69.5, फिर ये 74.5, फिर 79.5, इसी तरह इसमें 0.5 ऐड किया और इसमें भी किया, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैं बताता आ रहा हूँ शुरू से कि हमें चूँकि आगाज़ करना होता है एक्स एक्सिस से, तो हमने क्या करना है कि ये जो लोअर बाउंड्री होगी ना पहली क्लास की, उसको भी मार्क ज़रूर कर लेना है। चाहे तो आप वैसे ही इसको अलहदा रफ वर्क में नोट कर लें कि ये 59.5 आएगा, ठीक है। या अगर आप टेबल में पूरी क्लास बाउंड्रीज भी ड्रा करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं,
अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पूरी क्लास बाउंड्रीज एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के लोअर भी फाइंड कर लें और अपर भी फाइंड कर लें, इस तरह लिख लें, या आपके टीचर डिमांड करते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं, वरना हमें इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में पहली फ्रिक्वेंसी तो सेम आएगी, जो अगली फ्रिक्वेंसी है उसमें आपने ये पिछली फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है तो 8, फिर 12 में 8 ऐड करना है तो कितना आ गया 20, फिर 20 में 14 ऐड करना है तो 34, और फिर 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44, 44 में 6 ऐड करेंगे तो 50। वैसे भी उसने बताया 50 कब्ज़ हैं, तो ये देखें ये भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी टोटल कितनी आई है 50। इसको अब चाहना है आपने उसी तरह ग्राफ पेपर में कोशिश कीजिएगा प्लॉट करने की, ताकि जो आंसर्स हमारे पास आए वो करेक्ट आए। तो एक एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, काफ़ी तफसील से मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, और इसी तरह एक वाई एक्सिस आपने ड्रा करना है। यहाँ पे हमारी क्या होंगी अपर क्लास बाउंड्रीज, कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस होगा हमारा वहाँ पे क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो आपके पास फर्स्ट इंटरवल है इसकी जो लोअर बाउंड्री होगी जो हमारे पास आ रही है 59.5, तो आपने यहाँ कहीं पे भी सूटेबल लोकेशन पे इसको मार्क कर लेना, ठीक है। चूँकि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे तो ये दरमियान में गैप आ रहा है, तो यहाँ आप एक किंक बना देंगे ताकि पता चले कि ये डाटा कंप्रेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो इंटरवल साइज़ है ये 5 का है, कैसे पता चला, तो बार बार बताता आ रहा हूँ कि दो कंसेक्टिव लो लिमिट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरवल साइज़ आ जाएगा 5। तो हम जो बॉक्सेस हैं वो भी 5 ही छोड़ रहे हैं, 5 ही छोड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बेहतर ग्राफ बने। अगर एक छोड़ के लगाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 5 बॉक्सेस छोड़ के मैंने ये पॉइंट नेक्स्ट लिखा। इसी तरह मज़ीद 5 छोड़े और इसी तरह छोड़ते गए, तो ये सारी जितनी भी ये जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं ये हमने मार्क कर ली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसको मार्क करना है। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू है 50, तो 50 है तो आप चाहे 10-10 का रख लें चाहे 5-5 का, 5-5 का रखेंगे तो 10 कम अज़ कम हमें मार्किंग करनी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल में ज़्यादा है। आप 10-10 का ही रख लें, यानी कि बॉक्सेस 5 ही छोड़ें आप, मतलब 5 बॉक्सेस छोड़ के, या 10 नहीं चलें छोड़ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके पास ये काफ़ी मेरे ख्याल में नीचे तक स्पेस होगी, तो आप 10 ही चाहे छोड़ लें। अब 10 क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखें इसमें जो नंबर कुछ इस तरह के आ रहे हैं जो 10 के मल्टीपल कम है, तो हमें ज़रा सहूलत रहेगी। तो उसके बाद फिर 10-10 के फासले पे आपने ये नंबरिंग कर लेनी, लेकिन आप 5-5 भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको स्केल को आपने यहाँ पे ज़रूर कोशिश करना है मेंशन करने की, स्केल हमारी क्या है, ये देखें एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स जो है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर, यानी कि 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मास की बात करें क्योंकि मैथ्स है, तो 1 kg एक्स एक्सिस पे आ रहा है, kg क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और जो आपके पास नंबर ऑफ कब्ज़ हैं वो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स क्योंकि 10 का हमने ले लिया, 10 बॉक्सेस छोड़े हैं, तो वाई एक्सिस पे एक बॉक्स जो है वो 1 कप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पहला पॉइंट तो यहाँ ही आएगा, ठीक है, चाहे आप पॉलीगॉन बना रहे हैं चाहे आप उजाई बना रहे हैं, यहाँ पे ही आएगा जो हमने लोअर बाउंड्री ली थी पहले क्लास इंटरवल की उस लिहाज से। तो यहाँ पे आपने पॉइंट प्लॉट किया। अब पहली जो अपर बाउंड्री है उसके सामने क्या लिखा है 2, तो देखें ये 64 है, और 64 से आपने क्योंकि एक जो बॉक्स है एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करे, तो 2 बॉक्सेस आपने ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे करके आपने ये पॉइंट प्लॉट कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऊपर मुझसे प्लॉट हो गया, बहरहाल आप कोशिश कीजिएगा ज़रा एग्जैक्ट काम करने की। फिर 69.5 के सामने फ्रिक्वेंसी 8, तो 10 से 2 यूनिट्स आप नीचे तक रह जाएँ, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर 74.5 के सामने है 20, तो 74 और ये 20 के बिल्कुल सामने आपने इस तरफ से देख के यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर इसी तरह बाकी भी आप प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आप इजीली इंशाल्लाह अगर ग्राफ पेपर यूज़ करें तो इनको प्लॉट कर लें। पहला काम हमने करना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी थी, तो पॉलीगॉन में हमने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से स्केल की मदद से आप इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर इसको स्केल की मदद से ज्वाइन किया, फिर इसी तरह इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी कर्व नहीं बनानी है आपने स्मूथ, इनको ऐसे ही ज्वाइन करना है। लेकिन चूंकि पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होती है, तो ये जो लास्ट वाला है इसको आपने इस तरह परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर देना है, ये जो लास्ट हमारी बाउंड्री है इस तरह, और ये क्लोज फिगर बन गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जी कि आपने एस्टीमेट करना है नंबर ऑफ कब्ज अबव 77 kg, कि जब पॉलीगॉन हमने ड्रॉ कर लिया तो ये बताना है कि 77 kg से अबव कितने नंबर ऑफ कब्ज हैं। तो उसके लिए चूंकि ये केजी में बात कर रहा है, तो केजी हमने लिया है एक्स एक्सिस पे। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम पहले देख रहे थे, तो उसके लिए हम फिर वाई एक्सिस को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने पहले देखना है एक्स एक्सिस पे कि 77 kg हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो अब देखें यहाँ पे 74.5 है, यहाँ पे क्या है 78
मतलब कि 5.5, एक जो मज़ीद आगे जाएंगे 76.5 और एक आगे जाएंगे मज़ीद तो 77.5। तो 76.5 और 77.5 के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, 77 आएगा। तो आपने स्केल को प्लेस करना है और इसके बिल्कुल दरमियान में कोशिश करनी है एक डॉटेड लाइन ड्रा करने की, जो पॉलीगॉन है वहाँ तक। मेरी थोड़ी सी ज़रा इधर ड्रा हो गई है, बहरहाल आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल इसके दरमियान में, और जब दरमियान में भी ड्रा करेंगे तकरीबन वहाँ पे ही जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। आप इस पॉइंट को आपने नोट करना है और इस पॉइंट को आपने बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो स्केल की मदद से कोशिश कीजिएगा ताकि बिल्कुल सही जो है वो ड्रा हो। इस तरह हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। अब जहाँ पे ये लाइन है इस वाई एक्सिस को मीट कर रही है, उस वैल्यू को आपने नोट करना है। देखें जी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तकरीबन 28 पे जाके वो मीट कर रही है। तो 28 पे जो है ना हमारे पास, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 28, ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है जो 77 केजी से कम वाले जो हमारे पास कब्ज़ हैं वो 28 से नीचे है, 28 तक है। 77 है केजी से जो कम वाले हमारे पास वेट वाले कब्ज़ हैं वो 28 है। तो उसने पूछा कि इससे अबाव, तो इससे अबाव वाले इससे ऊपर होंगे। तो टोटल कितने थे? 50 में से आप 28 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। जी बिल्कुल 22, यानी 22 कब्ज़ ऐसे हैं जिनका वेट 77 केजी से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी हमने सिर्फ क्या करना है कि कर्व ड्रा करनी है, काम यही करना है, यानी इन्फॉर्मेशन यही लेनी है, सिर्फ क्या है अब कि ये पॉलीगॉन की बजाय कर्व ड्रा करनी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि बिना पेंसिल उठाए एक स्मूथ कर्व, ताकि कॉर्नर पॉइंट्स कम से कम बने, इस तरह एक स्मूथ कर्व ड्रा की। और उसी तरह देखें 75.5, 76.5 और 77.5, यानी 76.5 और 77.5 के दरमियान में आपने उसी तरह स्केल प्लेस करना है और यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी मुझसे ज़रा इधर ड्रॉप हो गई है, आप कोशिश कीजिए बिल्कुल दरमियान में, बहरहाल उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप ये ड्रॉप करेंगे, अब इसको आपने ज्वाइन करना है इसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, इस पॉइंट को उसी तरह एक स्केल लेना है और इस तरह आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ये भी तकरीबन उतना ही आ रहा है, 28 ही आ रहा है, ठीक है। तो 28 आ रहा है तो इसका मतलब 28 ऐसे हैं जिनका वेट 77 या उससे कम है। 77 भी इसमें शामिल है या उससे कम है। उसने कहा है कि 77 से अबाव, तो वो इसमें भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है, 50 माइनस 28, 22 कप्स। इन 22 कप्स ऐसे हैं जिनका वेट 77 केजी से ज़्यादा है। तो दोनों से आंसर तकरीबन सेम आया। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जस्ट एक डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वरना इससे जो इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे तकरीबन सेम आएगी। तो वो पूछा जी कि कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट, तो आप लिख देंगे कि द रिजल्ट्स आर सेम, कि रिजल्ट सेम है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा इसमें, रिजल्ट्स आर द सेम। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, स्टडी द एडजॉइनिंग कर्व। आपको अब कर्व उसने खुद प्रोवाइड किया है। पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमें डाटा गिवन था और डाटा की मदद से हम खुद वजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर रहे थे, फिर उसको इंटरप्रेट करके इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। अब यहाँ कर्व उसने खुद प्रोवाइड किया। अब ये कर्व क्या शो करेगा था? शोइंग हाइट्स इन मीटर्स ऑफ 100 बिल्डिंग्स, कि 100 बिल्डिंग्स की हाइट्स को मीटर में बता रही है ये कर्व। इन अ मेगा सिटी केयरफुली, यानी इसको आपने केयरफुली स्टडी करना है और नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने ढूंढने हैं इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपके आने के चांसेस कम है। उसकी रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह की वो कर्व प्रोवाइड करता है और कुछ क्वेश्चन देता है, तो इसको आप अपनी आंसर शीट में सेम एग्जैक्ट एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते। आप सेम एज इट इज़ अपनी आंसर शीट में कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ़र्क आएगा। और जब सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं कर पाएंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आप निकालेंगे उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपको हमेशा कोशिश करेगा कि टेबल ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड करे और उन टेबल ऑफ वैल्यूज़ की मदद से स्टूडेंट्स खुद वो जाइव जो है वो ड्रा करें और फिर उसमें से इन्फॉर्मेशन लें। और आपके मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन इसी तरह का उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको वो दे भी देता है फ़र्ज़ किया कि इस तरह का क्वेश्चन, तो फिर आप क्वेश्चन पेपर में ही इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो फिगर गिवन है ना, क्वेश्चन पेपर ही पे ही आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और जो आंसर शीट होगी उस पर सिर्फ आप आंसर्स लिखेंगे।
ठीक है, इसको अगर आप कॉपी करके इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो उसमें फ़र्क आएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब हमने इसको बहरहाल आपकी बुक में ये है तो इसको हमने यूज़ करके इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट लेस दैन 50 मीटर, कि आपने बताना है कितनी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट से 50 मीटर से कम है। अब देखें इस ग्राफ पर अगर आप गौर करें तो एक्स एक्सिस पे हमें हाइट्स दी हैं मीटर्स में, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं जो कि टोटल 100 है। ठीक है, तो पहले तो हमने चूँकि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट्स लेस दैन 50 मीटर निकालनी है, तो 50 मीटर देखना है हमारा एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है। तो वो देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली आपने क्या करना है कि जो स्केल है उसको वर्टिकली प्लेस करना है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर है ये खुद एडजस्ट कर लेता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है 19-20 का, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वर्टिकली ये आए। तो आपने इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रा कर देनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइंस तो हमें दी नहीं हुई कि जिनको हम फॉलो कर सकें। तो बिल्कुल एक ब्लैंक यानी कि पेज है उसके ऊपर ये ग्राफ है, तो हमने सिर्फ इसमें से जो आंसर्स निकालने हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क भी आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो ये हमने प्लॉट इसको मतलब ड्रा किया, तो यहाँ पे हमें कर्व पे पॉइंट मिल रहा है। अब आपने यहाँ पे ही बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल स्केल को प्लेस करना है। तो दोबारा बता रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर है, ये खुद इसको एडजस्ट कर लेता है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। तो आपने भी कोशिश करनी है हाथ से भी कि जितना जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सके उतना ही बेहतर है। अब यहाँ से आपने डॉटेड लाइंस मिलानी है इसको वाई एक्सिस के साथ, जहाँ पे जाके वो मिल रही है तो वहाँ पे उस पॉइंट को उस वैल्यू को आपने नोट करना। देखें ये 60 है और ये 80 है, और 60 और 80 के दरमियान का आता है 70, यानी तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 70 आएगा। तो चूंकि यहाँ ग्रिड लाइंस नहीं है तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, यहाँ पे 70 आ रहा है तकरीबन। अब 70 और 80 के तकरीबन दरमियान में, थोड़ा वैसे है तो ऊपर ही लेकिन समझ लें तकरीबन दरमियान में ही है। तो 70 और 80 के दरमियान क्या होगा 75। तो हम कह सकते हैं कि 75 इधर आ रहा है, हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 75 बिल्डिंग है। हमने ये बताना था कि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 50 से कम है। तो ये 75 तक जितनी भी ये जो नीचे बिल्डिंग्स हैं 75 तक, ये वो बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट 50 से कम है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम अब इससे ऊपर जो है उनकी हाइट ज़्यादा है, इससे ऊपर कितनी रह जाती है 25, क्योंकि टोटल 100 है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि आंसर ये अप्रॉक्सीमेट ही आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे, कि 75 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट्स क्या है 50 मीटर से कम है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन हमने देखना है, उसमें कहता है परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग हायर देन 40 मीटर, कि 40 मीटर से ज़्यादा हाइट्स वाली जो बिल्डिंग है उनकी परसेंटेज आपने निकालनी है। तो यहाँ फिर मीटर्स की बात कर रहा है तो हम एक्स एक्सिस को ही देखेंगे क्योंकि हाइट मीटर में इसी के ऊपर दी है। तो यहाँ पे देखें 40 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से ही आपने स्केल को वर्टिकली प्लेस करना है और एक वर्टिकल लाइन इस तरह डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी है, स्केल को हटा दें, यानी डॉटेड लाइन इस तरह ड्रा करनी जहाँ पे जाके वो कर्व को मीट करे वहाँ ही छोड़ देना, इसको ऐसे ऊपर तक ऐसे नहीं लेके जाना। ठीक है, अब यहाँ फिर हॉरिजॉन्टली आपने स्केल को प्लेस करना है और इसको ज्वाइन करना है वाई एक्सिस के साथ, तो देखना कहाँ पे जाके ज्वाइन हो रहा है। तो ये ज्वाइन हो रहा है 40 के ऊपर। ठीक है, तो 40 से जो नीचे है बिल्डिंग, यानी 40 तक जो बिल्डिंग्स है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, उनकी हाइट क्या है 40 मीटर या उससे कम। उसने पूछा कि हायर कि 40 मीटर या उससे ज़्यादा कितनी है, तो टोटल आपने देख लेना 100 है। 100 में से 40 ऐसी हैं जिनकी हाइट 40 मीटर या उससे कम है, तो बाकी कितनी बच के 60। परसेंटेज निकालने के लिए तरीका ये होता है कि आपने टोटल जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको टोटल बिल्डिंग्स यानी 100 से डिवाइड करना है और 100% से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो 100 से कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा 60%। वैसे भी लॉजिकल बात लग रही है कि टोटल 100 है, उसमें 60 की हाइट्स 40 मीटर से ज़्यादा, तो वो 60% ही बनता है। तो ये तकरीबन हमारे पास आंसर आ जाएगा 60%। अब आपकी बुक में उसने आंसर बिल्कुल डिफरेंट दिया, आई डोंट नो कि वो कैसे ले आया ये आंसर, क्योंकि अगर हम ग्राफ को देखें ये सेम वही ग्राफ मैंने कॉपी किया है, ये नहीं कोई हाथ से बनाया जो फ़र्क आ गया हो। और सॉफ्टवेयर में आपको बताया कि बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल का मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली। अगर हाथ से कर रहा होता तो शायद मैं थोड़ी बहुत डंडी मारता और आगे पीछे इसको करके थोड़ा इसको एक्सटेंड करके और इसको किसी ना किसी तरह आपकी बुक के मुताबिक आंसर ले आता, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। इंशाल्लाह जो आंसर बनता है वही लिखूँगा। ठीक है, चाहे आपकी बुक पे जो भी आंसर है, मेरे पास बहरहाल आंसर यही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है थर्ड पार्ट
कि रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लेस दैन 50 मीटर एंड मोर दैन 50 मीटर, कि रेशो फाइंड करनी है। जहाँ पे वो रेशो की बात कर रहा है, अब नंबर की बात नहीं वो कर रहा। देखें रेशो किसकी बात कर रहा है कि 50 मीटर से कम वाली बिल्डिंग्स और 50 मीटर से ज़्यादा वाली बिल्डिंग। हमने फाइंड किया था पहले पार्ट में 50 मीटर से जो कम वाली बिल्डिंग्स है वो 75 है, यानी लेस वाली हम लिख सकते हैं 75 है। तो फिर ग्रेटर वाली यानी कि हायर वाली कितनी होगी, तो टोटल 100 है, 100 में 75 माइनस करें तो बाकी कितना आ जाता है 25। अब इनकी रेशो फाइंड करनी है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक पहले लेस है तो लेस टू मोर की हमने रेशो फाइंड करनी है, यानी लेस रेशो मोर या हायर। तो इसका मतलब है लेस वाली 75 है, हाई मोर वाली या हायर वाली 25 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 3:1 आ जाती है जी। तो ये आपकी बुक के मुताबिक आंसर आया 3:1। उसके बाद नंबर ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग इन फर्स्ट क्वार्टाइल, के पहले क्वार्टाइल में कितनी बिल्डिंग्स आ गई। तो फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना हमने सीखा था पीछे, कि क्वार्टाइल का मतलब होता है कि 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो जो टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं यानी कि एन, उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी ना वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। तो टोटल 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है 25। तो 25th पोजीशन। तो देखें यहाँ पे 20 है और 20 और 40 के दरमियान 30, इसका मतलब 30 और 20 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स निकालनी है, हमने हाइट नहीं निकालनी। अगर वो हाइट की बात करता तो फिर ज़ाहिर है हमने इस तरह एक लाइन ड्रा करनी थी, फिर वहाँ से एक्स एक्सिस पे ड्रा करनी थी और वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ वो कह रहा है कितनी नंबर ऑफ बिल्डिंग है जो फर्स्ट क्वार्टाइल में आ रही है, तो नंबर ऑफ बिल्डिंग वाई एक्सिस पे ही है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में जो नंबर ऑफ बिल्डिंग आ रही है वो 25 आ रही है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डी आंसर कि 25 ऐसी बिल्डिंग है जो फर्स्ट क्वार्टाइल में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग फॉलिंग अंडर 8th डिसाइल। अब 8वें डिसाइल में जो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स आ रही हैं उनमें जो मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग है वो आपने बतानी है। तो डिसाइल में हमने बात की थी कि 10, इसका मतलब 10 बराबर इसमें डिवाइड करना। तो 8th डिसाइल का मतलब है 8 को n से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमारा 8th डिसाइल होगा। तो 8 को आपने n यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना और 10 से डिवाइड करना। ये 0 से क्या, तो ये कितना आता है 80, यानी 80th पोजीशन पे हमारा 8th डिसाइल होगा। अब इसमें देखें तो आपने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स नहीं बतानी कि 80th डिसाइल में कितनी बिल्डिंग आ रही हैं। अगर वो पूछता तो हम कह देते जी कि 80 बिल्डिंग आ रही है। यहाँ पे हमने बताना है कि मैक्सिमम हाइट की बात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कर्व तक, ठीक है। तो इस तरह हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। अब यहाँ से वर्टिकली हमने नीचे आना है एक्स एक्सिस तक। तो एक आपने स्केल रखा, वर्टिकली आप नीचे आए तो ये आपके पास पोजीशन बन रही है तकरीबन समझ लें कि मतलब 50 और 60 के दरमियान 55, 51 बन रही है या 52 चलें कह लें, 51, 52 इतनी ही बन रही है। तो 51 और 52 पे हम आ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। इससे नीचे कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगी, वो जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो उसकी हाइट आप देखेंगे कम ही आएगी। तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। उसने कहा मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग फॉलिंग अंडर 8th डिसाइल। तो 8th डिसाइल में जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, ठीक है, 80 तक, उनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो तकरीबन 51, 52 मीटर इतनी ही बन रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 52 मीटर, चले मैं लिख देता हूँ, चाहे आप 51 लिख लें। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है इसका कहता है मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स नॉट फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल, कि उस बिल्डिंग की हाइट बतानी है जो 30th परसेंटाइल में नहीं आ रही, ठीक है। अगर हम 30th परसेंटाइल फाइंड करें, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन हम फाइंड करके देख लेते हैं। तो 30 को आपने n से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। n हमारे पास क्या है, वो भी 100 ही है। तो 100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30, यानी 30 मीटर तक, 20 और इस तक, इसके दरमियान तक, यहाँ तक हमारा 30th परसेंटाइल है। ये पोजीशन है उसकी, ठीक है। ये परसेंटाइल नहीं है बल्कि ये पोजीशन है। आप चाहे लिखते हैं कि इस पोजीशन में। अब वो कहता है नॉट, जो इसमें ना आ रहा हो। अगर इसमें आ रहे होने की वो बात करता तो फिर मैक्सिमम हाइट हमारी होनी थी कि हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना था और यहाँ से ऐसे, और जहाँ पे जो वैल्यू आनी थी वो हमारी मैक्सिमम हाइट होनी थी। लेकिन वो कह रहा है इसमें ना आ रहा हो। इसमें कौन सा नहीं आ रहा, ऊपर वाली।
तो ऊपर वाली जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हमारी एंड वाली वैल्यू होगी, ठीक है, ये जहाँ पे एंड वाली वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ से आपने फिर नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास जो 30th परसेंटाइल में नहीं आ रही और बाकी डाटे में आ रही है। तो यहाँ से आप जब ड्रा करेंगे एक वर्टिकल लाइन इस तरह स्केल की मदद से, तो ये आपने फिर देखना कहाँ जाके मीट कर रही है, यहाँ पे आप उसने बुक पे आंसर लिखा है 80, लेकिन मेरे पास जब मैं इसको एग्जैक्टली वर्टिकल ड्रा कर रहा हूँ तो ये तकरीबन 78 तक आ रहा है, ठीक है, 78 तक। दरमियान में 75 आता है, उससे आगे जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 78 मीटर। आपकी बुक पे 80 मीटर है, तो वो ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे ले लें बुक वाला आंसर लाने के लिए, अगर हैंड से कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वर्टिकल यही आप। तो ये हमने जी इसके जो जितने भी पार्ट्स थे वो फाइंड कर लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, मिस्टर राशिद वांट्स टू एनालाइज द सैलरीज ऑफ हिज एम्प्लॉइज। कि मिस्टर राशिद चाहते हैं कि अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज को एनालाइज करें। द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज़ ऑफ ₹50,000 कि पहला जो क्वार्टाइल है जिसे लोअर क्वार्टाइल भी हम कहते हैं वो 50,000 है, और सेकंड क्वार्टाइल Q2 ऑफ ₹70,000, सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन भी कहते हैं, वो 70,000 है। एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 जिसे हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं वो कितना है, 90,000। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो सैलरीज हैं आर ऑफ ₹25,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेंज, आपने इसमें क्या फाइंड करना है, एक तो रेंज फाइंड करनी है, और एक वो कहता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IQR भी कहते हैं वो फाइंड करनी है। तो पहले तो हम समझते हैं कि रेंज क्या होती है और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। जब भी हमें कोई डाटा गिवन हो तो अगर हम उसको फर्स्ट किया एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एक होगी उसकी मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू आएगी, और एक होगी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे सैलरीज़ की ही बात करें कि आपने सैलरीज़ को रेंज किया, सबसे पहले सबसे कम जो वैल्यू है जो सैलरी है उस एंड पे जाके सबसे बड़ी जो सैलरी है उसको। अब जो रेंज होती है वो होती है इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस, इन दोनों का फ़र्क, कि मैक्सिमम में से जब हम मिनिमम फाइंड करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम में से आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं ये रेंज है, रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज या IQR वो क्या होता है कि इसी डाटा में एक होगा Q1 जिसे आप लोअर क्वार्टाइल कह सकते हैं, ठीक है, और एक होगा मीडियन जिसे Q2 भी हम कहते हैं, ठीक है, और एक होगा अपर क्वार्टाइल जिसे Q3 कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वार्टाइल 1 है, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, इन दोनों का जो फ़र्क होगा, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं IQR या इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको निकालना बिल्कुल आसान है, डाटा सारा आपके सामने मौजूद है। अगर आप डाटा को एनालाइज करें तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 25,000, और जो मैक्सिमम वैल्यू उसने दी है वो दी है 1,50,000। आपने अगर रेंज फाइंड करनी है तो इसमें बड़ी वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, छोटी वैल्यू को आप सिंपली माइनस कर देंगे। हम लिखते हैं जी कि रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम की जगह लिखेंगे 1,50,000, मिनिमम की जगह 25,000। जब इनको माइनस करते हैं तो 1,25,000 आपके पास रेंज आ गई। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हमें Q1 और Q3 की ज़रूरत है। Q1 आप देखें जो लोअर क्वार्टाइल है वो है 50,000, तो वो हम लिख लेते हैं, ये गिवन डाटा हम लिख रहे हैं। और Q3 जो अपर क्वार्टाइल है वो है जी 90,000, ठीक है। इसमें मीडियन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप लिख सकते हैं जी IQR इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1, Q3 की जगह 90,000, Q1 की जगह 50,000। जब इनको माइनस करेंगे तो 40,000 हमारे पास ये IQR या इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, हदीजा स्कोर 85 ऑन अ टेस्ट। कि हदीजा ने जो नंबर हासिल किए हैं एक टेस्ट में वो 85 है। एंड द टीचर रिपोर्टेड दैट हर स्कोर वाज इन द 75th परसेंटाइल, कि उसका जो स्कोर है वो 75th परसेंटाइल में है। व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट अबाउट स्टेटस ऑफ हदीजा इन हर क्लास। कि जो हदीजा का स्टेटस है क्लास में, वो ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या बताती है उस स्टेटस के बारे में, ये हमने एक्सप्लेन करना है। देखिए परसेंटाइल का मतलब होता है कि डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अब वो बात कर रहा है कि फ़र्ज़ किया यहाँ पे ये मिनिमम मार्क्स हैं और
ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। वो बात कर रहा है कि 75th परसेंटाइल की। इसका मतलब ये होगा कि 75% ऑफ डाटा इससे कम है और 25% जो डाटा है इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 85 मार्क्स जो आ रहे हैं वो 75th परसेंटाइल पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 75% जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 85 से कम है और 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 85 से ज़्यादा हैं। तो इसका ये जो स्टेटस है ना 75th परसेंटाइल, ये समझ लें कि खदीजा की क्लास में ओवरऑल पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन किस तरह बता रहा है कि आपके जो नंबर हैं उससे 75% स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है। ठीक है, और 25 ही ऐसे परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा है। इसको आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सिंपली लिख देंगे, शी परफॉर्म्ड अबव 75% ऑफ हर क्लास, कि उसकी जो क्लास के 75% स्टूडेंट्स हैं ना उनसे उसने बेहतर परफॉर्म किया। आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, उज़ैर वांट्स टू प्राइस हिज हाउस बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ सिमिलर हाउसेस इन द एरिया। कि उज़ैर अपने जो एरिया है उसमें जो उससे मिलते जुलते घर हैं, उसके घर जैसे जो घर है, उन घरों की प्राइसेस को देखते हुए अपने घर की प्राइस जो है वो मालूम करना चाहता है। द प्राइसेस हैव अ Q1 जिसे आप फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं, वो है जी ₹20 मिलियन यानी 2 करोड़। एंड Q2 सेकंड क्वार्टाइल जिसे मीडियम भी कहते हैं, वो है जी 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़। एंड Q3 जिसे अपर क्वार्टाइल भी हम कहते हैं, वो है जी ₹30 मिलियन यानी 3 करोड़। एंड मैक्सिमम प्राइस, और उनमें से एक घर की जो सबसे यानी जो महंगा घर है, जो सबसे ज़्यादा प्राइस है, वो है जी कि 35 मिलियन यानी 3 करोड़ 50 लाख। तो व्हाट इज़ द पॉसिबल प्राइस ऑफ द हाउस, कि उसके घर की पॉसिबल प्राइस क्या होगी इफ़ इट इज़ इन द थर्ड क्वार्टाइल, अगर वो थर्ड क्वार्टाइल में लाई करता हो। आल्सो फाइंड आई क्यू आर यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा। तो देखें जी कि जब हम डाटा को एक तरतीब से लिखते हैं तो एक होती है उसकी मिनिमम प्राइस जो कि उसने हमें नहीं बताई, उसके बाद फिर एक होती है उसकी मैक्सिमम प्राइस जो कि उसने हमें बताई है। वो कितनी बताई है, वो बताई है जी 35 मिलियन। हम लिख सकते हैं 35 मिलियन, एम लिख लेता हूँ चलें। अब इस डाटा को 3 क्वार्टाइल्स हैं जो 4 हिस्सों में डिवाइड करें। एक फ़र्ज़ किया यहाँ पे Q1 है, ठीक है, और एक ये Q2 है जिसे हम मीडियन भी कह सकते हैं, बिल्कुल दरमियान में होगा, और एक ये Q3 है जिसे हम थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल भी कहेंगे। अब Q1 भी उसने हमें दिया है 20 मिलियन, और Q2 भी दिया है 25 मिलियन, और Q3 भी दिया है 30 मिलियन। तो बात वो क्या कर रहा है कि आपने बताना है कि उसके घर की जो पॉसिबल प्राइस है वो क्या होगी अगर उसका घर थर्ड क्वार्टाइल में हो। थर्ड क्वार्टाइल से मुराद है ये जो तीसरा हिस्सा, ठीक है, यानी ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, और ये यहाँ पे क्या है, तीसरा हिस्सा है हमारे पास। तो इस रेंज में उसका घर होगा तो उसकी प्राइस, पॉसिबल प्राइस क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसकी जो पॉसिबल प्राइस होगी वो इसी रेंज में। अगर हम देखें तो ये जो रेंज है हमारे पास वो 25 मिलियन यानी कि 2,50,000 से लेके, सॉरी 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 25 मिलियन से लेके हमारे पास बनी है 3 करोड़ तक यानी कि 30 मिलियन तक। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसके घर की जो पॉसिबल प्राइस है ना वो होगी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी पॉसिबल प्राइस को जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि वो थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा था, तो इस रेंज में उसकी प्राइस हो सकती है उसके घर की। फिर वो कहता है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपने फाइंड करनी है डाटा की। तो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था तो उसमें आपको बताया था कि IQR असल में जो थर्ड क्वार्टाइल है या अपर क्वार्टाइल है उसका, और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है यानी लोअर क्वार्टाइल है उसका डिफरेंस होता है। तो सिंपली आप IQR निकालना चाह रहे हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो जो आपके पास थर्ड क्वार्टाइल है जो कि 3 करोड़ है उसमें से हमने माइनस कर देना है जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल है जो कि 2 करोड़ है, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देते हैं तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 करोड़ यानी 1 मिलियन। तो जो हमारे पास बाकी आएगी वो 1 मिलियन हमारे पास बच जाएगी, जो इसकी IQR रेंज है, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो ये बन रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है जी, द एडजॉइनिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कि आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्रोवाइड की है जो कि जिसे हम कहते हैं वो जाइब, शोज़ द नंबर ऑफ 40 आइटम्स इन अ शिपमेंट ऑफ 100 आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय हानीज कलेक्शन। हानीज कलेक्शन कोई कंपनी है, उसने कोई शिपमेंट 100 आइटम्स की जो है वो तैयार की है, और उसमें से जो नंबर ऑफ 40 आइटम्स हैं जिनमें कोई ना कोई फॉल्ट है, उनके बारे में ये ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए हमने कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मतलब मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे कहते हैं, 7th डिसाइल और 30th परसेंटाइल। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था जिसमें ग्राफ हमें गिवन था, तो इसमें से इंफॉर्मेशन कुछ निकाली थी, वही काम हमने यहाँ पे करना है। तो इसमें अगर हम पहले मीडियन की बात करें तो मीडियन के बारे में हमने पीछे भी क्वेश्चन में बात की कि मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू, कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का आप हाफ करेंगे तो उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा, यानी वो मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं कितनी है, 100, उसने खुद भी मेंशन किया और यहाँ भी टोटल 100 मान है। तो आप 100 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50, तो 50th पोजीशन पे हमारा मीडियन होगा। तो आपने क्या करना है कि इसमें देखना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला जो एक्सिस है उसके ऊपर वाई एक्सिस पे कि 50 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने स्केल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेस करना है और यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा करनी है कहाँ तक, कर्व तक। अब इसको यहाँ से हटा लेना, अब बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल इसके साथ आपने जो स्केल है उसको प्लेस करना है और डॉटेड लाइन एक ड्रा करनी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें जो वर्टिकल है वो एग्जैक्टली वर्टिकल है। हाथ से अगर मैं करूँगा तो मे भी मेरा एग्जैक्टली वर्टिकल ना हो, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, इतना कोई हाथ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्टली वर्टिकल है। अब देखें जी, मेरा जो पॉइंट आ रहा है वो तकरीबन 30 और 40 के तकरीबन दरमियान में ही कह लें, 35 कह लें। तो मेरे पास जो मीडियन आ रहा है वो 35 आ रहा है, आपकी बुक पे जो आंसर है वो कितना है, 38। ठीक है, तो ये फ़र्क आ रहा है आंसर में। अगर मैं हाथ से करूँ तो हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके 38 तक ले जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली 35 ही आ रहा है, तो 35 ही मैं इसका मीडियन लूँगा कि 40 आइटम्स। बहरहाल आपका फोकस रहना चाहिए कि प्रोसीजर के ऊपर, कि प्रोसीजर किस तरह का है। ठीक है, प्रोसीजर अगर ठीक है, आपने फोकस रखना है कॉन्सेप्ट पे और प्रोसीजर पे कि वो ठीक है, तो फिर आंसर भी इंशाल्लाह ठीक होगा। उसके बाद फिर अब हमने बात करनी है लोअर क्वार्टाइल की। तो लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब 4 हिस्सों में तकसीम करना, तो लोअर कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल को। तो 1n/4 इस पोजीशन पे जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारे लोअर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो n से मुराद 100, यहाँ पे 100 आइटम्स है, 4 से आप डिवाइड करें, तो 100 को जब आप 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 25th। तो अब आप इस यहाँ पे 25th देखेंगे तो 20 और 30 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने जो आपका मतलब स्केल होगा उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देनी है। अब इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपने एक अब वर्टिकली वही स्केल प्लेस करना है और यहाँ से ही आपने एक वर्टिकल जो है वो लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो ये तकरीबन आ तो वैसे 29 है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक चले चलते हैं, उनकी भी कोई मान लेते हैं, तकरीबन 30 ही कह लें। तो हमारे पास जो लोअर क्वार्टाइल है जिसे हम Q1 कहते हैं वो कितना आ रहा है, 30। ठीक है, उसके बाद वो बात कर रहे हैं अपर क्वार्टाइल की। यहाँ पे मैं मीडियन भी साथ लिख देता हूँ कि मीडियन हमारे पास क्या आया था, जिसे Q2 भी आप कह सकते हैं, वो आया था 35 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। और जो हमारे पास अभी Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल आया वो कितना आया, तकरीबन 30। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। तीसरी चीज़ फाइंड करने लगे अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल क्या होगा कि जो थर्ड क्वार्टाइल को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल, तो 3 को n से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। तो इस पोजीशन पे हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय n का मतलब 100 टोटल आइटम्स, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको आप चाहे कैलकुलेटर पे कर लें, 300 को 4 से आप डिवाइड करें तो क्या आ जाता है। चले मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे ही कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो 300 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास 75 आ रहा है जी। तो 75 आप देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर के 75 कहाँ है, 70 और 80 के दरमियान यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अपने स्केल को प्लेस करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है कर्व तक, तो यहाँ पे पहुँच रही है। अब यहाँ पे फिर आपने स्केल को प्लेस किया और यहाँ से बिल्कुल वर्टिकली आप नीचे आए, तो ये तकरीबन आ रहा है जी 42 या 43 आप कह लें। आपकी बुक वो 50 ले आया, अब 50 पता नहीं किस तरह आ गया।
क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क तो चल जाता है कि मेरा 42 आ रहा है, वहाँ पे 43 है, तो वो 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। बहरहाल हम 42 ही लेंगे या 43 कर लेते हैं, ठीक है। तो 43 आपके पास समझ लें कि Q3 आ गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 4, उसमें कहता है IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अभी हमने पीछे बात की कि IQR का मतलब है कि अपर क्वार्टाइल यानी Q3 में से लोअर क्वार्टाइल को आपने माइनस करना है। तो 43 में हम माइनस करेंगे 30, जो कि लोअर क्वार्टाइल हमने पीछे फाइंड किया, तो मेरे पास 39 है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। आपकी बुक पे चूँकि इसको वो 50 लाया, 50 में 30 माइनस करके वो 20 ला रहा है, 1250 आता नहीं है। उसके बाद अब फिफ्थ पार्ट है जी कि सेवन्थ डिसाइल। तो डिसाइल का मतलब होता है 10 हिस्सों में तकसीम करना। तो 7 से n को मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड कर दें। तो इस पोजीशन पे हमारा जो वैल्यू होगी वो हमारा सेवन्थ डिसाइल होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, ये से कैंसिल 0 0 से, तो 70, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है 70। तो 70th पोजीशन को आप देखें इसी वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसके बिल्कुल सामने आपने एक डॉटेड लाइन ड्रा की कर्व तक, और यहाँ पे पहुँचे, यहाँ फिर स्केल को रखा और एक डॉटेड लाइन नीचे की तरफ ड्रा की, जो कि एग्जैक्टली 40 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये आंसर आ रहा है ना, ये 40 आ रहा है सेवन्थ डिसाइल। तो हम लिख सकते हैं सेवन्थ डिसाइल, या इसे आप D7 भी कह सकते हैं। वो कितना आ रहा है 40। इसके बाद लास्ट है जी कि 30th परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का मतलब 100 पार्ट्स, तो 30 मल्टीप्लाई बाय n/100 कि इस पोजीशन पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 30th परसेंटाइल होगी। तो n हमारे पास टोटल है जी 100, 100 से आप मल्टीप्लाई करें और 100 से ही डिवाइड कर दें। तो 100 100 से कैंसिल, तो 30th पोजीशन पे आपने चेक करना 30 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसके बिल्कुल सामने आप हॉरिजेंटली स्केल को प्लेस करें और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें, इसको यहाँ से हटाएं और फिर इस पोजीशन के ऊपर वर्टिकली आप स्केल को प्लेस करें और यहाँ से नीचे आएँ। तो ये एग्जैक्टली कितना आ रहा है 30, तकरीबन 30। तो इसका मतलब है 30th परसेंटाइल हमारे पास आ रहा है। परसेंटाइल कह लीजिए, आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं P30, वो कितना आ रहा है, वो 30 आ। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।